गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसका हमने थीम रखा है सीजीपीएससी टॉक, स्ट्रेटजी से सक्सेस तक। थीम और जो चीजें हैं उसके बारे में मैं पहले आपको ब्रीफ करूंगा, और उसके बाद आपके सामने यहाँ दो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने एग्जाम को केवल निकाला नहीं है, बट एग्जाम को बहुत ब्रिलियंटली निकाला है। सब नंबर टू, बहुत अच्छे से इन्हें एग्जाम के हर एक पहलुओं को समझा है, जाना है। और इवन जब इंटरेक्शन करने को मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा इनसे। और इसलिए मैं चाहता था कि कुछ ऐसे लोग आपको एड्रेस करें, वो लोग आपको बताएं जिनको एग्जाम के हर एक वेरिएंट को समझने का मौका मिला, जो एग्जाम के टॉप नॉच पर पहुंचे। और आई होप कि आज जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, विद टुगेदर शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 40-50 ईयर्स फॉर स्टडीज। अगर हम स्टडी के एक्सपीरियंस को शेयर करें तो हम, अगर तीनों का मिलाकर, तो 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा हमारे पास। एंड दैट टू क्योंकि यूपीएससी सीजीपीएससी जो है वो यूपीएससी की तर्ज पे बात हो रही है, तो यशवंत जी हैं, उन्होंने भी यूपीएससी भी मेंस लिखा हुआ है, रवि है यहाँ पर, एंड माई सेल्फ। तो हम लोगों ने यूपीएससी का भी हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और सीजीपीएससी पे भी रहा है। तो आई होप कि हम काफी अच्छे से इस चीज को कर पाए। तो सबसे पहले मैं आज आपके स्पीकर्स जो हैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपके सामने। सबसे पहले हमारे साथ हैं रविशंकर वर्मा जी, सीजीपीएससी जो पिछला रिजल्ट आया, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की कोई जरूरत है। ही गॉट रैंक 1 और वो डिप्टी कलेक्टर हैं। सो अभी प्रेजेंटली सुकमा में पोस्टेड है, और अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे सुकमा की चीजों को लेकर। तो अभी वो सुकमा में है और आपसे अभी वो जस्ट बात करेंगे। और सेकंड स्पीकर आज होंगे यशवंत जी। उनका जो लास्ट सीजीपीएससी रहा है उसमें 16th रैंक था, और उसके पहले भी एक और सीजीपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ, एंड दिस ईयर आल्सो ही गेव द मेंस। सो अ वास्ट एक्सपीरियंस। और सर अभी जो है आपके वो पोस्टेड है राजनंद गांव पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा रवि सर अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, और उसके बाद फिर यशवंत जी करेंगे, और देन फिर हम आपके टॉक्स को स्टार्ट करेंगे। सर प्लीज। हाँ, थैंक यू सर। आपने जो चीज़ें थी बेसिक बता ही दिया। जैसे कि मेरा नाम रविशंकर वर्मा है और सी जी पी एस सी 2023 में मैंने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था। उससे पहले भी मैंने 4 अटैम्प्ट दिए थे और चारों बार भी मैं इंटरव्यू गया था, बट अच्छा रैंक स्कोर नहीं कर पाया था। प्रेजेंटली अभी मैं सुकमा में पोस्टेड हूँ एज ए डिप्टी कलेक्टर। बाकी चीज़ें चर्चा के दौरान हम आपस में शेयर कर लेंगे। तो वर्ड टू यशवंत सर प्लीज़। तो मेरा नाम यशवंत वर्मा है, और जैसे मैंने कई बार अपने दूसरे मंच में बोला है कि मैं तिल्दानी और पास एक गांव है वहां का रहने वाला हूँ। और इसके पहले मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग करी है बीआईटी दुर्ग से, और एमबीए के बाद मैं जॉब कर रहा था। तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था 7-8 साल। फिर मुझे लगा कि मेरे को स्टेट में जाना चाहिए। तो जो 7-8 साल की जर्नी थी कॉर्पोरेट में, उसके साथ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो 2 बार मैंने मेंस अपीयर किया। तो वहां पे चूंकि मैं लेट से स्टार्ट किया, काफी लेट हो गई थी जर्नी। तो मैं सीजीपीएससी में जंप किया, और सीजीपीएससी में मुझे काफी जल्दी सक्सेस मिला। 2022 मेरा डेडिकेटेड वो था, पहला सीजीपीएससी था। तो उसमें मेरा रैंक 94, तो उसमें मैं 700 बना था, अधीनस्थ लेखा सेवा। फिर अभी 23 में आप लोग जानते हैं 16 रैंक एडीटी बना। तो अभी मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, राजनांदगांव। और इस बार भी लिखा है, तो उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है पंकज सर, आई थिंक इतना ब्रीफ ओके, इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो आज हमने पहले तो इस पूरे टॉक के लिए कुछ थीम डिसाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस थीम आपको ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं, और सर आपकी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। जहाँ पर मुझे कुछ एड्रेस करना होगा, डेफिनेटली आई विल ऑल्सो एड्रेस। सो थीम हमारा पूरा होगा जो सीजीपीएससी अब यूपीएससी के तर्ज पर, दैट इज न्यू पैटर्न एंड अप्रोच, कि किस तरीके से हमें उस एग्जाम को हैंडल करना है, कैसे हम उसके लिए आगे जाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम डील करेंगे। एक हम पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होगी। जैसे हमने शुरू में सोचा था कि 1 ईयर, बट इनका सजेशन था, यशवंत जी का भी था और रवि सर का भी, कि 1 ईयर के लिए हम एक पर्टिकुलर सजेशन तो दे पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, बट हर स्टूडेंट के हिसाब से हम उस पर बात करेंगे कि किस लेवल पे आपका प्रिपरेशन है, और वहां से आप उसको कैसे लेके जाते हैं। तो वो एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा आपके लिए। आगे इसके बाद किस किस एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं, और अगर आप सीजीपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो आपको किधर और देखना चाहिए और किधर नहीं देखना चाहिए। स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो एक सीजीपीएससी में टसल है कि इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, उसको भी हम आज रिजॉल्व करेंगे आपके सामने, और क्या एक बेहतर तरीका हो सकता है प्रिपरेशन का, उस पर बात करेंगे। सोर्सेस बहुत हमेशा रिक्वायर्ड होती है कि सर राइट सोर्सेस क्या होगा। तो जब सोर्सेज की बात करते हैं तो हम ऑथेंटिक बुक से लेकर किस तरीके से सर ने प्रिपरेशन किया, इन्होंने किस तरीके से नोट्स बनाए, तो वो सारे के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट को कुछ इनपुट्स अबाउट टेस्ट सीरीज, की टेस्ट कैसे होना चाहिए, किस तरीके से टेस्ट आपको प्लान करना है।
आंसर राइटिंग क्यों अब बहुत ज्यादा जरूरी है। सीजीपीएससी 1400 मार्क्स फॉर आंसर राइटिंग, एंड विदाउट आंसर राइटिंग आप सोचोगे या विदाउट उसको प्रैक्टिस किए तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब जो लास्ट 2 ईयर से पैटर्न रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने प्री थिंक करके नहीं रखा है अपनी चीजों को, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। पर्सनैलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो पर्सनैलिटी बिल्डिंग उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर चीजें देखेंगे, एंड उसके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर स्टार्ट करते हैं स्टॉक को। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रवि सर को कि इस पे वो ब्रीफ करेंगे जो न्यू पैटर्न एंड अप्रोच है। तो रवि, उस पे आप थोड़ा सा अगर डिटेल कर पाए तो एक डिटेल करेंगे, एंड देन यशवंत जी से भी चाहूंगा कि इस पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जो नया पैटर्न नया अप्रोच, क्योंकि वो इस बार भी एग्जाम दिए हैं तो उनको इसका भी एक्सपीरियंस है, और रवि जी ने भी पूरे पेपर्स को देखा है। तो मैं दोनों से चाहूंगा कि न्यू पैटर्न पे थोड़ा सा ब्रीफ करें, और नंबर 2, पैटर्न पे ब्रीफ करते हुए आप थोड़ा सा बच्चों को आगे लेकर चलेंगे कि अब इसको हैंडल कैसे किया जाए। तो इनिशियली रवि सर आप सर एक स्टार्ट मिनट, करिए। मेरा जस्ट ये लैपटॉप में मोबाइल से डिस्कनेक्ट करता हूँ, जी बाकी जी। हाँ आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, कुछ ब्रेक हो रहा है ऐसा लग रहा है। यशवंत जी, कुछ ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? कुछ नॉइस सा आ रहा है मुझे लगता है। एक्चुअली कुछ कोई नया एस्पिरेंट जो ज्वाइन किया है ना, मैं उनसे हाँ रिक्वेस्ट हाँ। करूंगा तो प्लीज म्यूट जो कर। भी आपने ज्वाइन किया है उसको म्यूट कर लेंगे। नया बच्चा जिसने भी ज्वाइन किया है, प्लीज म्यूट करिए आप अपनी चीजों को, ताकि हम। सर मैं ऑडिबल हूँ क्या? हाँ हाँ, आप ऑडिबल है। अच्छा हाँ। रवि तो सर, आप चाहें तो वीडियो, पॉसिबल होगा तो वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो बंद है इसमें। अच्छा मेरा वीडियो, हाँ ठीक है, हाँ आपका वीडियो नहीं आ रहा है। परफेक्ट। हाँ अभी आया, जस्ट मोबाइल से क्या, मेरा वो जो लैपटॉप का था ना बैटरी ड्रेन हो गया है। नो ठीक इशू। ठीक ठीक। तो हाँ ठीक है। वो दूसरे तो से सर बस। जैसे कि न्यू पैटर्न पिछले हाँ, 2-3 सालों में संजय सीजीपीएससी का जो पैटर्न संजय। है ना, वो काफी चेंज हुआ है। और ये एकदम से तो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पेपर 7 तो पिछले 2-3 सालों से इन्होंने पैटर्न चेंज किया था, वो थोड़ा सा नया ही पैटर्न आ गया था। उसके बाद पेपर 4 इस बार काफी कुछ नया देखने को मिला, जैसे जो सिलेबस है उसके अलावा भी। तो जैसे नए पैटर्न के लिए कैसे हम अप्रोच करें, तो जैसे आपने बताया कि हॉलिस्टिक अप्रोच ही करना पड़ेगा अपने को। उसमें प्रीलिम्स मेंस के साथ भी आपको आंसर राइटिंग जो आपने कहा है, जी जी। इस पैटर्न में हो ये रहा है ना सर कि आपको फैक्चुअल नॉलेज काम नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ पढ़ के वहां पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको टैकल करने में काफी डिफिकल्टी होगी उसको। तो इसका बेस्ट वे है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे वहां पे, क्योंकि आपको नए सवाल से लड़ना है। इससे पहले अगर आप पिछले 3-4 साल के पहले के जो पैटर्न्स देखेंगे, मोस्टली स्टैटिक था, मतलब 80 to 90% जो पोर्शन है वो फैक्चुअल टाइप के थे, स्टैटिक थे। आप जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख के आप लगभग लगभग आइडिया लगा लेते थे कि बिल्कुल। इस पैटर्न पे सवाल आने हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने दिया था 23 का, 24 का भी मैंने पेपर देखा, तो ये थोड़ा डायनेमिक अप्रोच डिमांड कर रहा है। उसके जी लिए ये है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है। जो मैं बार बार आंसर राइटिंग की, जैसे आपने शुरू में बताया कि 1400 नंबर है जो मेंस के हैं, वही काउंट होना है आपके मेरिट पे। उसके बाद इंटरव्यू तो 100 नंबर का ही है, तो उसका वेटेज काफी कम है। तो इनको जैसे टेस्ट सीरीज में इस पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। जितना ज्यादा आप लिखते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, तो आप सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से आप आंसर वहीं पे फ्रेम कर लेते हैं। वो तभी हो पाएगा जब आपने पहले उस टाइप के सवाल लगाए। आप कितना भी पढ़े, आप पुराने पैटर्न पे डायरेक्टली आप एग्जाम में जाएंगे ना, तो वहां पे फिर आप फंस जाएंगे चीजें, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आ रहा है। पर्टिकुलरली पेपर 7, पेपर 6 में भी कुछ एक सवाल जो आपका समाजशास्त्र के हैं, सोशोलॉजी के हैं, वो भी मतलब डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। और पेपर 4 तो इस बार सबने देख ही लिया कि मतलब कहीं ना कहीं बियॉन्ड सिलेबस कहें, या फिर जो कहना चाहिए अपना जो पिछले वर्षों के जो सवाल आते थे उससे थोड़ा अलग है। थोड़ा नहीं, मतलब काफी अलग है। काफी अलग है। हाँ, तो इसके लिए जैसे आप पर्टिकुलरली अगर अपन साइंस की बात करें, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एक लेवल अप करके जाना पड़ेगा। जो सिलेबस में है, जो हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं नॉर्मली, मैंने तो 10th की
जो स्टेट बोर्ड की है वो किताब पढ़ी थी इसके लिए, साइंस के लिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको 11th 12th के जो सवाल हैं उस पर अप्रोच करना पड़ेगा। अब रही बात यह है कि 11th 12th में कितना पढ़े, जी। तो वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं एक कंसाइज वे में, अगर जैसे आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से या आप आंसर राइटिंग जो आपके सेशंस हैं उनके माध्यम से अगर आप अवेलेबल करा पाए तो वो डेफिनेटली उसमें बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो मैं यशवंत वर्मा जी से भी चाहूंगा कि इसमें कुछ अपना इनपुट दें वो। श्योर रवि सर। तो जैसे आप लोगों ने सुना रवि सर को, तो एग्जैक्टली उसी लाइन में ही मेरा ओपिनियन है। जस्ट एक जो सर ने लास्ट पॉइंट ऐड किया था पेपर 4 के बारे में, तो सर मेरा उसमें थोड़ा सा एक व्यू है कि हम 11 12 का रेफर कर रहे हैं, तो एज अ साइंस स्टूडेंट तो हम लोग के लिए बोलना आसान है। बट हम्म। मैं एक्चुअली इसमें आयोग के साइड से देखूंगा कि वो अपने पैटर्न में चेंज करें, है ना। मतलब मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज आप जो एग्जाम ले रहे हो उसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग हैं, कॉमर्स वाले भी हैं। तो 10th तक उनको आप चैलेंज दे रहे हो, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। लेकिन उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 11th और 12th का सॉल्व करें, देन वो थोड़ा सा ना राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो आई वुड से कि स्टिक टू योर सिलेबस, जो आपने सीजीपीएससी में सिलेबस दिया है, दैट इज टोटली अकॉर्डिंग टू क्लास 10th 10वीं के सिलेबस के हिसाब से है। लेकिन प्रश्न जो इस बार के पूछे गए थे, मतलब आप देखेंगे इस बार 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो कोई भी अटेम्प्टेबल नहीं थे। मतलब सारे के सारे ऐसा लग रहा था कि मुझे 11th का जानकारी चाहिए, है ना। तो मैं उस पर एक रिक्वेस्ट करूंगा था पेपर 4 के बारे में। कमिंग टू अदर पेपर, तो अदर पेपर में क्या होता था, जैसे मैंने 22 का भी दिया और उसके पहले के पेपर तो काफी स्ट्रेट होते थे। मैंने पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए और 70 to 80% आते थे, और मैं जाके बस, मैं आधी नींद में भी आप बोलोगे और मैंने वो प्रिपेयर किया है तो आई मैं छाप के आ जाऊंगा, राइट। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आप देखोगे आपने जो पढ़ा है उसके बाद जो बच गया है वो पूछ रहे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ अपने जो जो बात है उसको रखूंगा। जैसे इस बार इन्होंने पृथ्वी देव द्वितीय रखा है। आप जब पढ़ते हैं, जैसे सर हम लोग क्लासेस में भी डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पूरा पढ़ेंगे ये जाजलीदेव फर्स्ट के बारे में, पूरा कितने वार उसने लड़े हैं हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया है। थोड़ा बहुत हम लोग रत्नदेव 1 के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि काफी डेटा अवेलेबल है। लेकिन जब आप आते हैं एग्जाम में तो आपको आता है एक शॉक, किया तो पृथ्वी देव 2, है ना। तो जो रवि सर ने बोला उसी में ही मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने टेस्ट में ये सब क्वेश्चन को टैकल करने की मतलब आदत डाल ली है, तो आपको वहां शॉक नहीं होगा। अदरवाइज पहले फर्स्ट 5 मिनट तो आप शॉक में चले जाएंगे कि कभी सुना ही नहीं मैंने इसके बारे में। और इसके क्या, पृथ्वी द्वितीय के बारे में इतना फैक्ट, मतलब उसने पर्टिकुलरली डायमेंशन दिया था कि इनके विजय अभियान को बताइए। सिमिलरली एक पॉइंट इन्होंने शुंगा डायनेस्टी के बारे में। तो मैं ये बोलना चाह रहा था स्टूडेंट को कि जब भी आप पढ़ें, पुराना क्वेश्चन देख रहे हैं, डेफिनेटली वो तो पहला स्टेप है ही। लेकिन अपने दिमाग को ओपन रखें कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए, आप अपने जानकारी को तत्कालिक रूप से मॉडिफाई कर पाए। जैसे आप शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो इस बार पूछ दिया कि उस टाइम हमारा भारतीय संस्कृति कैसा था, तो आप जानते हैं ब्राह्मणिज्म का उदय हुआ। तो अब अगर आपका कंटेंट भी कम है तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये प्रैक्टिस करें कि उसमें 7 से 8 डायमेंशन आप उसमें उजागर कर पाए, ताकि आपको मिले ज्यादा मार्क्स। पेपर 4 मैंने डिस्कस कर लिया। पेपर 5 6 7 पे भी मैं क्विक अपना रिव्यू दूंगा बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पेपर 5 में आप देखेंगे सर इन्होंने क्या करा, वो जो बातें चल जी। रही ना यूपीएससी वाला, तो डेफिनेटली जी। पेपर 5 में दिखता है। ये क्या कर रहे हैं, यूपीएससी को जो 2023 और 24 की इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डायरेक्टली उठा के दे दिए। मतलब जो मेंस में आया 2023 में आप देखेंगे, तो लास्ट ईयर आप लास्ट ईयर तो कम था, इस बार तो इन्होंने इतना मात्रा बढ़ा दिया है कि आपको हर क्वेश्चन, इवन 4 नंबर के क्वेश्चन में भी एनालिसिस करना है। अर्लियर ऐसा हो रहा था 2023 में, जैसे रवि सर का कहना था कि उन्होंने स्लोली क्या बोलते हैं कठिनाई को बढ़ाना शुरू किया है। 23 में उन्होंने 2 3 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराए जो कि थोड़े एनालिटिकल थे 8 नंबर में। इस बार उन्होंने लेवल को अप किया और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कर दिए हैं। तो ये पीडीएफ मैंने एक बनाया सर, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वी कैन शेयर विद स्टूडेंट, मैंने अपने चैनल बिल्कुल। पे किया है। कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है यूपीएससी का, आप देखेंगे डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं। और मेरा एक्चुअली एक ट्रस्ट भी था कि जब यहाँ के लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, तो वो लोग कहीं से उठा लेंगे। वो लोग कर रहे हैं, यूपीएससी क्वेश्चन को उठा रहे हैं। तो हमने क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो मुझे थोड़ा उससे मदद मिला। लेकिन एक पैटर्न इन लोग फॉलो कर रहे हैं आप देखोगे तो, है ना। तो स्टूडेंट को मैं वही बोलूंगा कि भले हमारे पास सैंपल साइज कम है, 2023 और 24 का ही है जो चेंजेस पैटर्न, बट आप एक पैटर्न ड्रॉ कर पाओगे कि कैसे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी एक आया था आपका वेलफेयर स्टेट पे, इस बार भी वो क्वेश्चन आया है कि प्राइवेट सेक्टर है वेलफेयर, मतलब प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर। तो वेलफेयर अप्रोच गवर्नमेंट का रहता है, प्राइवेट सेक्टर इज मोर टू द प्रॉफिट ड्रिवन। वैसे ही लास्ट ईयर फिलिप्स का आया था, इस बार कुजनेट करवाया था जो डिस्कस आपका करना है। इनइक्वालिटी वाला आता है।
तो आपको वो एक पैटर्न फॉलो फॉलो करना है। पेपर 6 में पहले आता था, हम हिंदी दार्शनिक की, सॉरी, भारतीय दार्शनिक को करके जाते थे, पूरा छाप देते थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे, वेस्टर्न फिलोसफर को उतना अच्छा नहीं पढ़ते थे। तो इस बार एकदम सिंपल सा वर्ड पूछा था, टेब्यूलर आंसर क्या है। तो अगर किसी ने जॉन लॉक पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि उसी ने बोला था कि हमारा दिमाग ब्लैंक होता है जब जन्म लेते हैं, राइट। तो मेरा, मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू, कि आपको थोड़ा सा अपने अप्रोच में बदलाव लाना पड़ेगा, एनालिसिस बेस्ड होना पड़ेगा। और ये तभी होगा, जैसे हमने बताया, कि ऐसे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, आई थिंक पंकज सर ऐड करेंगे उसमें, ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जहां पे ऐसे प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं। ऐसा कोई बंदा आपको पढ़ाए जिसको इस बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है, यूपीएससी करा है, और वो आपको गाइड कर पाए कि आप इस टाइप से पढ़ें, राइट। पेपर 7 में अगेन हम लोग बहुत मोनोटोनस रहते हैं, हम लोग एक्ट वैक्ट के लिए बहुत रोते रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सेक्टर रहता है स्कीम का, है ना। तो मेरा मानना है पंकज सर, एक बहुत बड़ा रोल सेल्फ स्टडी के अलावा दो चीजें हैं। एक तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिले स्टूडेंट को कि कैसे बिल्कुल। टैकल करें। स्पेशली जो नए स्टूडेंट है वो तो मतलब क्या बोलूं, चेंजिंग पैटर्न से बहुत डिमोटिवेटेड थे कि सर अब तैयारी शुरू करें कि ना करें। मतलब मुझे एग्जाम हॉल में मिले थे स्टूडेंट, बोलते हैं सर एक मतलब यूपी सीजीपीएससी करें कि नहीं करें ये सोच रहे हैं, बिकॉज ऑफ चेंजिंग पैटर्न। बट मेरा कहना है कि आप एनालिसिस करोगे तो देर इज ऑलवेज अ राइट वे जिससे आप इस चैलेंज को टैकल कर पाओगे। एंड सेकंड चीज है, राइट टेस्ट सीरीज, है ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लिख दिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट। राइट टेस्ट सीरीज होना चाहिए जिसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हर संडे को टेस्ट लिख रहे हैं या फिर जब भी टेस्ट लिख रहे हैं, अगर आपने वो चैलेंज फेस किया है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू, मतलब जो आप अपने आप को काम कंट्रोल रख के आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन को। जी। इसमें कुछ मैं छोटा सा ऐड करूंगा जो रवि सर ने और यशवंत जी ने बताया उसमें। रवि जी ने मेंशन किया था यहाँ पे जो डायनेमिसिटी के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जो हम लोग जो टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं या आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं बच्चे जो भी, तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक होता है लिंक। तो आपको लिंक ड्रिवन पढ़ाई करना होगा, मतलब आप किसी भी टॉपिक को सेग्रीगेटेड नहीं पढ़ सकते। आपको अब कुछ इस तरीके से समझना होगा कि अगर आप अशोक पढ़ रहे हैं तो अशोक का इम्पैक्ट पूरे इंडियन हिस्ट्री में क्या है, उसको बोलते हैं लिंक बेस्ड पढ़ाई करना। दूसरा, आपका डायमेंशंस बहुत क्लियर होने चाहिए। और थर्ड, एक और पॉइंट जो पेपर को देख के मैं एड्रेस करना चाहूंगा, वर्ड्स। अगर आपको वर्ड का नॉलेज नहीं है, वर्ड का नॉलेज आएगा मतलब आप जब राइट सेट ऑफ किताब पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए इस बार जिसमें वर्ड के नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता है तो आप उस आंसर्स को लिख नहीं सकते, क्योंकि अब फिर उसके बाद क्या होगा, इसके कई वेरिएंट बनेंगे। जैसे ऐसे में था एक क्वेश्चन कल्चरल पॉल्यूशन। जब हम इसके अंदर आते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में था एक वर्ड इनएविटेबल, अपरिहार। तो उसमें आपको क्वेश्चन के कई डायमेंशन बन जाते हैं। सोशियोलॉजी में जाएंगे तो सोशल रिलेशनशिप एक वर्ड था। तो हर एक पेपर, जैसे अभी इसमें फिलोसफी में मेंशन किया गया टेबुलर रसा। तो वंस यू आर गुड विद द वर्ड्स, तभी आपकी चीजें होंगी। और वर्ड्स अच्छा आपका तब होगा जब आप राइट सेट ऑफ बुक्स पढ़ेंगे। और नंबर टू, आपका टेस्ट भी उस तरीके से ड्रॉ हो, उस तरह का क्वेश्चंस आपके सामने आए कि जिसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करने के बाद समझ पाए। जब हम लोग ड्रिवन साथ में चल रहे थे अभी इस बार, तो खासकर मैं और यशवंत जी बहुत दिनों तक साथ में थे और बात भी कर रहे थे। तो जब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करते थे या आंसर्स के ऊपर बात करते थे, तो ये चीजें था कि एक अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को हैंडल करने का। एक क्वेश्चन की अभी पीएससी को चेकिंग में बहुत ध्यान देना है। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इसमें कि सर ने जो कहा कि पीएससी के लिए डेफिनेटली पीएससी को ये चीज को देखना होगा कि हर बच्चे के अपने इंडिविजुअल थॉट्स हो सकते हैं एंड देयर आर क्वेश्चन जो डायमेंशन बेस्ड हैं। तो किसी ने अगर अपने थॉट लिखे हैं तो प्लीज अप्रिशिएट दैट लाइक यूपीएससी डिड। ऐसा ना होना चाहिए कि आपने कॉपी चेकिंग कर दिया फैक्चुअल नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि यूपीएससी में अगर आपने जब कॉपी चेकिंग वहां पे हो रही है तो डेफिनेटली थॉट को अप्रिशिएट करना चाहिए एंड दोज हु हैव गुड थॉट्स तो आना चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस को पहले ले लेते हैं जिससे चीजें क्लियर और अच्छी हो जाएगी। पंकज सर, तो आपने जो पॉइंट बोला उसमें बस एक लाइन ऐड करूंगा। तो इस बार मैंने बिल्कुल। एक्चुअली बिलासपुर आईएएस से जुड़ा था। इस बार सारे टेस्ट सीरीज मैंने लिखे थे। मुझे मतलब लगा था कि पैटर्न चेंज हो रहा है तो कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि उस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करे, बिकॉज जहां तक मैंने सुना था पंकज सर ऑलरेडी मेंस और इंटरव्यू अपीयर किए हैं। देन तो वही मैं बता रहा था कि उन्होंने जो वेस्टर्न क्या बोलते हैं फिलोसफर कवर किया था, तो आई वुड लाइक टू थैंक अगेन। हमने डिस्कस किया था बट इस मंच थैंक यू में सर। और बोलना चाहूंगा कि वो पार्ट आपने जो कवर किया था दैट रियली हेल्प मी। अदरवाइज अगर मैं इंडिविजुअल तैयारी करता तो प्रॉब्ली मैं लिखता, बट ये जो टेबुलर आसा है या फिर जो ब्रैडले और आपका हीगल था उसके निकल। कंपेरिजन, वो शायद मैं, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, है ना, तो वो नहीं हो पाता। इवन कांत को क्यों हम लोग वो क्रिटिकल थिंकर बोलते हैं,
तो थैंक यू फॉर दैट। मतलब पेपर 6 वो अच्छा हो गया, अदरवाइज मैं पेपर 4 के बाद काफी डाउन फील कर रहा था। जी जी। हाँ। हाँ, इसमें इसमें मेरा एक सबमिशन है सर। जो आपने बोला बोला ना, लिंक ड्रिवन जो अप्रोच है, जी जी बेसिकली एक तो ये है कि इसका जो माइग्रेट कर रहा है कहीं ना कहीं, जो हमारा आयोग है यूपीएससी की तर्ज पे जा रहा है। और ओवर द पीरियड ये मुझे लगता है कि उसी डायरेक्शन में ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब मुझे अब कहीं से नहीं लगता कि वे पुराने जो पैटर्न था उस पे जाएंगे। जी। और इसमें चूंकि मैंने काफी मतलब पहले पीएससी भी दिया था, तो मुझे स्टार्क डिफरेंस अब समझ आने लग गया है। आपने जो लिंक ड्रिवन, जैसे आप सपोज ऐसे आप राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं, तो उसमें अगर एनवायरनमेंट से कोई रिलेटेड चीज आ रही है तो आप पेपर 4 का पार्ट 3 से ले सकते हैं, या कुछ पॉलिटी के आ सकते हैं, या इकोनॉमिक्स के आ सकते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटर रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपके दिमाग में इमिडिएटली ये चीजें फ्रेम हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए कि कौन सा ऐसे या कोई सा भी पेपर आप लेते हैं किसी और पेपर से लिंक्ड है क्या, वहां से मैं चीजें को रिलेट करके लिख सकता हूँ क्या। तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आज के पैटर्न के हिसाब से मतलब एक मस्ट प्रैक्टिस, एक अपना वो होना चाहिए कि हमें उस डायरेक्शन में सोचना ही चाहिए। तो इस पे जब भी आप, मैंने लास्ट टाइम पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था आपका, और मैंने यशवंत जी को भी बोला था कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एडवांटेज मिला था उसका। तो जो पेपर 7 है और पेपर 4 में मुझे एडवांटेज उसका मिला था काफी, कि जो पैटर्न है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी आपसे इंटरेक्शन किया था तो बताया था कि वो पैटर्न को आपने कहीं ना कहीं थोड़ा मैच किया था। और आगे भी होपफुली आप उस डायरेक्शन में पेपर डिजाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारे एस्पिरेंट्स उनको फायदा होगा। और जो आपकी आंसर राइटिंग जो सीरीज है या जो भी आपका चलता है, उसमें आप जो आपने ये बात कही ना लिंक ड्रिवन, उसको जरूर आप थोड़ा सा एक बार नहीं, देख लेंगे कि बच्चे को रिलेट कर रहे हैं क्या। बिल्कुल। मैं तो उसे 2019 से एड्रेस कर रहा हूँ, और यशवंत जी उस पर हाँ अच्छा हाँ ब्रीफ कर पाएंगे आंसर राइटिंग पे, जो करेक्ट अभी हमने किया इस बार। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ और हाँ रवि सर, आपने, सर जस्ट एक सेकेंड, रवि सर ने यहाँ पे हाँ मेंशन हाँ किया था पैटर्न जो चेंजेस हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ रहा है। हमने हमने लास्ट ईयर लास्ट जो ईयर जो क्वेश्चंस किए थे, वो वो फ्रंट लाइन थे। अभी इस साल जो हमने क्वेश्चन किए, एक और डेप्थ पे जाकर के। एंड एंड होपफुली होपफुली मैं मैं स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा कि वी आर वी आर नॉट नॉट जस्ट हियर फॉर वन सेशन, जैसा हम आए जस्ट हैं, वी हैव प्लान प्लान टुगेदर कि हम आपको एक गाइडेड गाइडेड अप्रोच पे अप्रोच ही रखेंगे, और हम साथ पे आपके आपके साथ डिलीवर करेंगे चीजों को। तो उसको कैसे करेंगे हम, उसके बारे में अभी बात करेंगे। हाँ यशवंत सर, आप क्या कुछ ऐड कर रहे थे, ऐड करिए। सर, मैं एक्चुअली 2 पॉइंट ऐड कर रहा था। एक तो पहला जो रवि सर ने इसे बोला, क्योंकि मेरे को याद आ गया, अदरवाइज वो पॉइंट स्किप हो जाएगा, कि कहीं ना कहीं जैसे यूपीएससी के दर्ज पे जा रहा है, तो सर ये जो कल्चरल पॉल्यूशन था, तो अभी यूपीएससी क्या करता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं देता कि इन्वायरमेंट पे लिख दो। वो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल ऐसे टाइप का देता है। ऐसे देता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत फिलोसफिकल है, बट कल्चरल पॉल्यूशन वहां पे ना, जैसे हमने डिस्कस किया था एग्जाम के बाद, लोग 2 डायमेंशन में बढ़ गए थे। लिखा भी है लोगों ने, नहीं वहाँ ये लिखा है से सर। कि है ना, कल्चरल एक्टिविटी के कारण कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, वहां पे भी कंफ्यूज हो गया। बट आप गूगल में सर्च करेंगे तो कल्चरल पॉल्यूशन इज मोर टुवर्ड द वेस्टर्नाइजेशन, कैसे हम वेस्टर्नाइजेशन, या फिर जो अकल्चराइज, मतलब वो कल्चर क्या बोलते हैं, संस्कृताइजेशन, अकल्चराइजेशन जो हो रहा है ना, संस्कृताइजेशन। हमारा कल्चरल पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और कैसे हमारी अलग, मतलब जैसे वैलेंटाइन डे है, लिव इन है, कैसे हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करता है, दैट डायरेक्शन। तो व्हाट आई मीन इज कि ऐसे में भी जब आप इंक्लूड करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट को उस टाइप से गाइड करें कि थोड़े से मेंटली रेडी रहें फिलोसफिकल की ऐसे के लिए। रिकॉर्डिंग चल रहा है। सर सर उसमें ये है ना कि आपकी तरफ से मेंटली रेडी, अभी आपने बच्चे को कहा, वंस आई सेड द क्वेश्चन, तो मुझे क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती थी स्टूडेंट से कि सर ये यूपीएससी लेवल का पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी चीजों को सोचने की करनी पड़ती थी। बट नाउ एज द पीएससी गिव द फ्री हैंड, तो डेफिनेटली क्वेश्चन उस लेवल पे होगा। मुझे मुझे लगा सर, क्योंकि ये पॉइंट ना, जब मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज लिख रहा था तो भी ये बहुत डिस्कशन हुआ कि सर मेरे को लगता है कि काफी ऊपर लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं पूछता करके। और आई थिंक 2024 का जो पेपर था, वो आपके लिए एक लिटमस टेस्ट था, वो आपको पास कर रहा है ना। आई मीन जिस टाइप का आपका अप्रोच है, मे जी बी आई डोंट नो पहले कैसा लोग फील करते थे, बट दिस इज द राइट टाइम व्हेन योर गाइड, मतलब योर गाइडेंस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, और यू हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो आपका एक अप्रोच बोलता है कि मैंने एक डेडिकेटेड आंसर बुकलेट बना लिए थे, राइट, सारे बिल्कुल। क्वेश्चन, है ना, और उसको मैं पढ़ के जाता था। तो आप, आई थिंक जो आप मैथ क्लास से पढ़ाते हो, क्वेश्चन लिखवाते हो, देन उसका आंसर, तो स्टूडेंट को भी आप उस टाइप से गाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है एनालिटिकल बेस के, अगर आप वो प्रिपेयर कर लोगे, आपको बस उसको रट के जाना है ना। बिल्कुल। है ना, वहां पे उसका एप्लीकेशन थोड़ा चेंज हो सकता है,
थोड़ा एनालिसिस करना हो सकता है, बट दैट कंटेंट विच यू हैव प्रिपेयर्ड विथ डेटा, वो आपको वहाँ पे एक अच्छा अस्त्र प्रदान करेगा। डेफिनेटली। इसमें सर एक ना मेरा एक छोटा सा सबमिशन है। इसमें जी। जैसे पैटर्न को लेके आपने बात करी कि एग्जाम हॉल के बाहर भी लोग पूछते थे कि प्रिपरेशन करें या ना करें। ये मैं अलग अलग स्कूल्स में भी जाता हूँ, जैसे ट्राइबल एरिया में भी हूँ, अभी भी पोस्टेड हूँ, और कहीं भी जाता हूँ तो एक डर सा जो लोगों के मन में है ना, उसको पहले हटाइए। मतलब एकदम पहला ये स्टेप होगा कि पैटर्न को लेके डर आ रहा है लोगों में कि हम करें या ना करें, ये मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, दो पॉइंट में रखना चाहूंगा। जैसे नए अगर सवाल आ भी रहे हैं, थोड़े से मॉडिफाइड करके आ रहे हैं, और उसमें अगर परंपरागत जो तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल वे से जो पढ़ के गया है, ठीक है ना, उसने छोड़ दिया मान लो, और जो नया बच्चा है या कोई भी हो उसको जस्ट अप्रोच भी कर रहा है, मतलब वहां पे अप्लाई कर रहा है जो भी अपना नॉलेज है, तो उसको डेफिनेटली जो अदर जो स्टैटिक पोर्शन है उससे ज्यादा अच्छी मार्किंग हो रही है। मतलब आपने जैसे कुछ एक फिलोसफी के बताया, या साइंस में जैसे कुछ एक सवाल बिल्कुल नए आ जा रहे हैं, लोगों को लग रहा बिल्कुल। है कि आउट ऑफ सिलेबस है, यूपीएससी की तर्ज पर जा रहा है। अगर उसको मतलब उसको टैकल कर रहे हैं, उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी मार्किंग हो रही है। ये मैं देख रहा हूँ, काफी सारे मैंने आंसर शीट देखे हैं। बिल्कुल तो सर। जो नया सवाल है ना, तो वो जो कहीं ना कहीं जो डर है ना, उसको मतलब हमें हटाना है लोगों के मन से कि पैटर्न चेंज हो गया तो अब क्या हो गया। वो सभी के लिए है, यूनिफॉर्म है वो, मतलब किसी एक ऑप्शनल तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जब भी आप अपना आंसर राइटिंग या जो भी आपके यूट्यूब पे वन फ्री जो क्लासेस हैं, उसमें बच्चों को थोड़ा समझाएं कि पैटर्न से बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है, और उसमें अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसमें जी। अटेम्प्ट करना है उसको। नहीं, इस पे मैंने एक चीज हमेशा कहा है कि क्वेश्चन इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या आ रहा है, आंसर बेसिक होता है। तो अगर बेस में हम स्ट्रांग हैं तो क्वेश्चन कैसे भी हम करेक्ट। हैंडल करेंगे। एंड डेफिनेटली इसको मैं ऐड ऑन करके ही रख रहा हूँ। जो भी मुझे फीड्स आ रहे हैं आप दोनों की तरफ से एक अच्छा, तो मैं उसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। डेफिनेटली इसको हम रिफ्लेक्ट भी करेंगे, और इवन अभी जब हम टेस्ट या क्वेश्चंस होगा तो मैं डेफिनेटली आपको भी उस क्वेश्चंस को भेजूंगा, ताकि उसमें अगर आपके कुछ इनपुट्स आ सकते हैं कि इसको और रिफाइन किया जा सकता है, तो हम मिलकर ही करेंगे उसमें। बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा कि चीजें वन वे हो रहा है। सर कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, मैं आप लोगों से वन बाय वन चाहूंगा कि उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, हो गया। मैं कुछ बेसिक चीजों पर, सबसे पहले रवि सर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ। सर मेंस में अब और इंटेंसिव रीडिंग करने की जरूरत है क्या? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिव रीडिंग फॉर द मेंस। नंबर टू, तीन क्वेश्चंस मैं आपको कर रहा हूँ, उसको आप डील कर दीजिए। हम्म। पहला, मेंस पे इंटेंसिव रीडिंग। अब पता नहीं, ये कुछ कुछ अलग सा क्वेश्चन है। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, द सेकेंड वन। और थर्ड एक है, इंडियन जीएस के लिए मेंस की बुक किस कोचिंग का लें, या स्टैंडर्ड बुक्स को ही प्रिपेयर करें। ये तीन बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको आप थोड़ा सा हैंडल करेंगे। अच्छा ठीक है जी। ये इंटेंसिव रीडिंग, देखिए रीडिंग तो मतलब ऐसा है कि कभी कंप्लीट नहीं होती। आप मेंस दे के आ जाए, रिजल्ट आ जाए, इवन जैसे मैंने मतलब सिक्योर किया रैंक वन, वो बाई चांस था, या कुछ भी उसमें कर लीजिए, उसके बाद भी रीडिंग कभी कंप्लीट नहीं होती, ये मेरा मानना है। मतलब कमी हमेशा ही रहती है। तो आप रीडिंग करते रहिए, और उससे रीडिंग से ज्यादा मुझे जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज लगती है ना, कि वो राइटिंग है। अगर आप लिख नहीं पाए तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप मतलब आपका जो भी नॉलेज है या जो भी स्किल्स हैं, वो आंसर उसमें सेट पे ही दिखना है। तो आप पढ़िए, डेफिनेटली पढ़ना तो हमेशा अच्छा है, लेकिन जो उसके क्या नाम से आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देख लीजिए कि कहाँ तक चीजें आती है। जैसे पेपर थ्री को लेके मेरा अप्रोच था ना, कि मुझे पता था कि बहुत ज्यादा भी मैं कर लूंगा तो मतलब मैक्स टू मैक्स 85-90, मैक्सिमम 100 तक ही मैं ला सकता था, ऐसा मुझे लगता था। तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा मतलब अनावश्यक रीडिंग पे नहीं जा रहा हूँ कि उसमें बहुत हाई फाई बुक्स पढ़ रहे हैं। और तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे साइंस में अभी थोड़ी इंटेंसिव रीडिंग की आवश्यकता है। अगर आप पिछले 2-3 सालों का पैटर्न देखें, कुछ एक सवाल आ रहे हैं जो थोड़े जिसपे हम डिस्कस कर चुके हैं कि 10+ लेवल के हैं। तो वहां पे आप जाइए, बिल्कुल थोड़ा रीडिंग करिए। आप फिलोसफी है, जैसे दर्शन शास्त्र, उसमें आप थोड़ा सा और इंटेंसिव हो सकते हैं, डेप्थ जा सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं। बाकी जो कुछ एक सब्जेक्ट हैं, जैसे
मैथ है, आप जो मैथ है 10th स्टैंडर्ड का, और जो भी रीजनिंग है उसको आप कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हाई फाई मैथ बनाने की जरूरत नहीं है। या इवन आप जो सीजी पोर्शन है, छत्तीसगढ़ पोर्शन है, जो भी सातों सब्जेक्ट में, सातों पेपर में, तो उनमें जो अभी तक जैसा पैटर्न चल रहा है मोर और लेस वैसे ही है, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। तो वहां पे आपको बहुत इन डेप्थ रीडिंग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो पेपर जैसे डिमांड कर रहा है, पेपर 7 के पार्ट 2 में आप कर लीजिए, या जैसे मैंने पेपर 5 के बारे में बात कही, तो वहां पे आप कर लीजिए इंटेंसिव रीडिंग, और वो तो कभी भी मतलब कंप्लीट नहीं होनी है। पढ़ाई के साथ साथ जैसे मैंने पहले ही बताया, आप राइटिंग पे ज्यादा फोकस करें, आपका स्किल आप इम्प्रूव करें जितना ज्यादा, वो ज्यादा जरूरी है। और दूसरा सवाल था आपका, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। तो कंसिस्टेंसी तो मतलब ये तो खुद से ही आनी है, मोटिवेशन अब एक्सटर्नल फोर्स जो मोटिवेशन है बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक टिकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे ही उसमें। बहुत ज्यादा आप परेशान है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, आप चर्चा कर लीजिए अपने शिक्षक से या फ्रेंड से, किसी से। तो ये तो बिल्कुल सब्जेक्टिव मैटर है, आपको कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। और तीसरा आपका सवाल था बुक्स, तो उसके बुक्स के बारे में सर मैं ये कहूंगा कि हम लास्ट में ना एक अलग से, ये काफी लोगों के सवाल होंगे, तो मैंने क्या बुक्स देखे थे या रेफर किए थे, यशवंत जी ने क्या किए थे, और आपके क्या इस पे व्यू है, तो उसमें हमें कंसोलिडेटेड आंसर लास्ट में बना के हम दे देंगे इनको। हाँ, एक कंसोलिडेटेड बनाकर या एक बुक लिस्ट जैसा ऑलरेडी मैंने हाँ किया है वैसे वीडियो पे, तो हम उस बुक लिस्ट हाँ को एक पीडीएफ फॉर्म पे जब भी हम टेलीग्राम पे होंगे हम लोग, आपको जितने बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि हम तीनों ही अवेलेबल होंगे टेलीग्राम पे, तो वहां पर उसका एक लिंक दिया जाएगा, आप चैनल पे प्लीज आएंगे सभी, और तीनों का ही फीड होगा वहां पे, तो आपको ये सारी चीजों एक पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रॉपर मिल जाएगी। यशवंत जी ने भी वो जो कहा कि उन्होंने एक एनालिसिस रखा है, तो वो एनालिसिस भी हम उस चैनल पे भी शेयर करेंगे, तो दोनों जगह से आपको चीजें मिल जाएंगी, तो उसके लिए आप परेशान हो। यशवंत जी, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ सर, प्लीज। और मतलब मेरा क्वेश्चन आप कंटिन्यू करें, मैं एक पॉइंट पे बस ऐड ऑन करूंगा। आई थिंक जो ओके। कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट था, तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कैसे कंसिस्टेंसी अप्लाई करी, वो उसको बस मैं ऐड ऑन करूंगा, देन विल गो अगेन फॉर, मतलब गो अहेड विद जी द जी। क्वेश्चन। तो देखिए, एक तो मोटिवेशन वाला पॉइंट तो आपको खुद लाना है, लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट जो मैं समझ पाया ना कि कैसे आप अपने आप को कंसिस्टेंट कर सकते हो, वो है अपने आप को एग्जाम में कंटिन्यू या फिर झोंक के, है ना। तो मैं कैसे करता था, अगर मैं रैंडम सा पढ़ाई कर रहा हूँ तब तो नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा एक टेस्ट सीरीज में लगा रहता था, राइट। चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे किसी का भी, मतलब चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। तो अगर मान लो अगले वीक मेरा हिस्ट्री का है, तो अपने आप को मैं झोंक देता था कि मेरे को हिस्ट्री में, मतलब कोशिश हमेशा रहती है कि टेस्ट में टॉप करूं, चाहे करूं चाहे ना करूं, राइट। तो उसके थ्रू मेरा कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, क्योंकि मेरे को अगले 6 दिन में इतना अच्छे से पढ़ना है कि वो मैं 7वें दिन संडे के लिए अपने आप को रेडी कर पाऊं। क्योंकि हमेशा, मतलब आप चाहते हो ना अव्वल रहो, पीछे ना रहो, और कोचिंग वाले अपना रैंकिंग भी डालते हैं हर वीक टेस्ट में, तो कहीं ना कहीं आप उस लिस्ट में टॉप 5 टॉप 10 में आना चाहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कंसिस्टेंसी लाने का। और ये चीज मैंने अप्लाई किया था इस साल भी, आपके जो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था बिया में। तो पहले पीछे पीछे रैंक आया, बट आखिरी आखिरी करते करते टॉप कर लिया था। नहीं तो नहीं, दैट इज काफी अच्छा हाउ। था, और स्क्रिप्ट में सुधार थी कंटिन्यूअसली, मैंने देखा कि जो फीड्स थे वो फीड पे काम किया था। जी जी, दैट्स थैंक गुड थिंग जी। सर। तो क्वेश्चन पूछिए सर, आगे हाँ जो। हाँ जी, मैं कुछ इस पे वो करना चाहूंगा, फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली। जी, सर फर्स्ट आप थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे उसे। श्योर क्वेश्चन 1 है, एनालिटिकल क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील करें, जो राइट। इमीडिएट वहां पे होते हैं। जी सेकंड सर, मैं इस साल फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ, लेकिन समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज गाइड फॉर सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, एंड स्टार्ट किया उन्होंने फरवरी से। राइट। देन एक तो करंट अफेयर को हम बाद में डील करते हैं, करंट अफेयर नहीं, एक और क्वेश्चन था जो सर मेंस की तैयारी से प्री कितना कवर होगा, ये बहुत अच्छा चीज है जो आई थिंक सर आप लेंगे, उसके पहले मैं भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ एक आध पॉइंट, राइट। कि मेंस ही पढ़ना है, प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है, आप मेंस पढ़ो सब तैयार होगा, और प्रीलिम्स को प्रैक्टिस करते हैं, प्रीलिम्स इज नॉट कि उसको पढ़ा जाता है, प्रीलिम्स इज टू प्रैक्टिस एंड मेंस इज टू एक्चुअली स्टडी। बाकी आपसे वो डील करेंगे सारी चीजों को। राइट। एक और क्वेश्चन आप ऐड कर लेंगे क्या, जी जी, श्योर। जी सर। एग्जाम से सिली मिस्टेक को कैसे दूर करूं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस में इवन। सर यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में सिली मिस्टेक तो चलो ठीक है, क्वेश्चन रीडेबिलिटी है, जी। मेंस में लोग सिली मिस्टेक कर रहे हैं, और ये राइट। तो बहुत बड़ा ऐसे सिली मिस्टेक हो गया है इस बार, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि पूरा एक ऐसे ही सिली मिस्टेक हो गया, कल्चरल पॉल्यूशन।
और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कई लोगों ने सिली मिस्टेक किए कि कुछ और रीड कर लिया और कुछ और लिख लिया, तो वो थोड़ा सा एग्जाम के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसको लेते हुए थोड़ा सा आप इसको हैंडल करेंगे, 4 क्वेश्चन। श्योर ओवर टू सर। यू प्लीज। जी। एक्चुअली सर, एक तो हम लोग रवि सर और मैं डिस्कशन, एक्चुअली अभी भी हमारी बात होती रहती है, एज अ सीनियर मैं उनसे बात करता हूँ। तो सिली मिस्टेक एक्चुअली उन्होंने इस बार गाइड किया था जब मैं मेंस में लिखने से पहले, कि मेंस में सिली मिस्टेक क्या होता है, आप क्वेश्चन को आधा पढ़ते हो और आप अज्यूम कर ले तो यही तो पूछा है। लास्ट ईयर में एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने क्या पूछा था, एक किसी लीडर, ट्राइबल लीडर के बारे में पूछना है, बट उसने क्या देखा, ट्राइबल पढ़ा और उसने ये अज्यूम कर लिया डांस फॉर्म के बारे में पूछा है, वो पूरा डांस फॉर्म लिख के आ गया। सो व्हाट आई मीन इज, जब आप भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, बहुत केयरफुली पढ़ें। अटेम्प्ट करना दूसरी बात है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आप उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। तो वो जो कीवर्ड है उसको समझिए, पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है, मान लो क्या बोलते हैं, किसी का महत्व, और आप उसकी सिर्फ विशेषता बता रहे हो, मतलब फंक्शन पूछ रहा है और आप उसकी विशेषता बता रहे हो, देन इट इज टोटली रॉन्ग, राइट। फिर आप, और हो सकता है 2022 से पहले चेकिंग लिबरल होती रही हो, 2022 के बारे में तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन पिछले साल 23 में तो काट दिया था उन्होंने नंबर, अगर आप टू द पॉइंट नहीं लिखोगे। तो वही रवि सर की बात थी, और मैं आई थिंक रवि सर ने वो अप्रोच बताया भी था, कि उन्होंने 2023 में वो अप्लाई किया, वो टेस्ट में भी अप्लाई किया और एक्चुअल में, कि मैंने बहुत प्रिसाइजली उस कीवर्ड को पढ़ा कि क्या पूछ रहा है, और ये नहीं लिखा कि मैं क्या जानता हूँ, है ना। ये यूपीएससी में पहला चरण बताया जाता है, सेम चीज सीजीपीएससी में भी अप्लाई होता है आजकल, कि क्या पूछ रहा है वो बताना है, क्या आपको आता है वो ज्ञान डाल के नहीं आना है। तो वो एक सिली मिस्टेक बचने का तरीका है। प्रीलिम्स में भी यही होता है कि आप क्या करते हो, छोटे सिली मिस्टेक, मतलब वो चीजें जो गलती से हो जाती हैं, राइट। आपने ऐसे वाला बोला, वो तो अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक है, जैसे वो अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक है। है ना, कल्चर पॉल्यूशन, वो तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग का गैप हो गया कि आपने अलग इंटरप्रिटेशन कर दिया। उसको सिली मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि सिली मिस्टेक तो होता है गलती से हो गई छोटी मोटी। प्रीलिम्स में ये होता है कि आप क्वेश्चन में क्या नहीं है पूछता है, आप क्या है कर देते हैं, उसके बाद हड़बड़ाते हुए गोले भरते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ स्टेप हैं जिससे आप क्या बोलते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। वो हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज सिली मिस्टेक क्या है, नंबर ऑफ सिली मिस्टेक है 8-9, और उसका एक एक सोल्यूशन है। वो अपन शायद चैनल में सर चलिए, कमेंट में डाल देंगे, राइट। एक मैं, वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं बाद में, हाँ, इसको वीडियो के क्वेश्चन नहीं थ्रू, है हाँ, जी। क्योंकि सिली मिस्टेक बताया ना, आपको पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तो जो जो याद आते जाएगा मैं लिखते जाऊंगा, तो वो अपन एक सेपरेट वीडियो या फिर मे बी इसमें टेलीग्राम में लिख देंगे। और वो टेस्ट के थ्रू ज्यादा क्लियर भी होता है कि हाँ, ये राइट राइट। क्वेश्चंस क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा क्लियर होता है। आपने अच्छा ऐड किया सर, कि आप एक्चुअल गलती जो सिली मिस्टेक वहां एग्जाम में करोगे, उससे अच्छा ये सारी चीजें टेस्ट में कर लो ना। टेस्ट में करोगे तो कोई गलती नहीं है, एग्जाम में करोगे तो गुनाह हो जाता है, फिर वो सुधर नहीं सकता, नहीं, इसलिए टेस्ट में इसके लिए क्या। व्हाट आई डिड, इसके लिए मैंने क्या किया, रवि सर भी थे उसमें उस समय लास्ट टाइम, तो मैं हमेशा डिस्कशन रखता हूँ कि टेस्ट के बाद एक डिस्कशन हो, ताकि वो एक चीजें पता चल पाए कि हाँ आप यहाँ से कैसे गलत जा रहे हैं। तो वो राइट राइट डिस्कशन के थ्रू, या तो हम जो डिस्कशन से हमारे पास पॉइंट है, उन राइट। पॉइंट्स को लेकर एक ना स्लिम स्टेक का कर लेंगे, कोई इशू नहीं उस करेक्ट करेक्ट। और सर पर। वही चीज है, टेस्ट में क्या होता है, आपने गलतियां दोहरा दी ना, मैं लिख के देता हूँ, आप वो गलती दोहरा मतलब दोहराते नहीं हो, नहीं होगा। है ना। मतलब स्टूडेंट के दिमाग में क्लिक करता है, यार मैंने क्या कर दिया, है ना। तो टेस्ट के थ्रू आप वो सारी सारी गलतियां कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता टेस्ट से, लेकिन मेन एग्जाम में नहीं करना है आपको। तो अगेन, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट, है ना। तो अब आते हैं पहला क्वेश्चन सर, जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे हमने पहला जो पूरा सेशन ही स्टार्ट किया, वो था आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है उस टॉपिक के प्रति, है ना। अगर आप उस टॉपिक को समझ पाए तो डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे। लास्ट ईयर मैंने एक्चुअली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील किया था, तो मेरे को 8 में 6 नंबर भी मिले हैं। तो मुझे लगा कि यार हाँ, मैं सही अप्रोच किया। तो वो क्वेश्चन एक था सर, उसके थ्रू ही मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आप एनालिसिस करते हो। तो क्वेश्चन का सार ये था कि भारत में एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो तो कम हो रही है ना, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी अभी भी है, बट दैट इज नॉट अ बिग चैलेंज, ठीक है। तो आपको बताना है एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब आपके पास खाने पीने की भी कमी है, तो भारत में आप देखोगे बहुत सारे रिपोर्ट जो बताते हैं ड्रास्टिकली डाउन हुआ है आपका। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी, कि एक अमीर है गरीब है, मतलब आपके पास कार है मेरे पास बाइक है, वो डिफरेंस तो है। तो फिर मैंने उसको जस्टिफाई किया था कि क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने लिखा कि अगर हमारे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हो रहे हैं, तो हमारा जो क्या था SDG गोल 1, हंगर वाला और पॉवर्टी वाला, कहीं ना कहीं हम उसको टैकल कर पा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं आपका जो वो इंडेक्स है आपका, IMR MMR, वो सब कम हो रहा है। तीसरा ये है कि अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, तो लोग अपने आप को इतना एबल कर पाएंगे कल के दिन, अपने लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने उसको फिर से एनालिसिस किया था कि नहीं, रिलेटिव पॉवर्टी तो अभी भी है, तो वो एक चैलेंज है। तो मैंने लिखा था कि रिलेटिव पॉवर्टी है तो समाज में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो क्राइम की तरफ ले जाता है ना, समाज में अगर ऊंच नीच है तो
तीसरा ये है कि स्क्यूड ग्रोथ होगा कंट्री का। तो इस टाइप के मैंने 3-4 पॉइंट दिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे तो मैंने कुछ चीजें प्लस में बोली, कुछ चीजें फिर मैंने बोला कि यार ये ठीक होनी चाहिए। फिर अल्टीमेटली मैंने उनको एक रिकमेंड करा था कि गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बट दे शुड ऑल्सो वर्क फॉर द रिलेटिव पॉवर्टी। और वो कैसे कर सकते हैं, मैंने 3-4 सजेशन दिए। एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ना, जो अभी गवर्नमेंट करती है कि अमीरों पे ज्यादा पैसे टैक्स ले रही है, गरीबों पे कम, ठीक है। इनकम, अरे वो फिल्थ टैक्स लगा दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है। तो इस टाइप से कहने का मतलब है, एनालिटिकल क्वेश्चन को डील करने का एक ही तरीका है, उस क्वेश्चन के प्रति आपका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो, अपने आप को, दिमाग को ओपन रखें। अभी मैं सारे एस्पिरेंट के बिहाफ में, मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ, यही बोलूंगा, हम लोग दिमाग को ना क्लोज करके जाते हैं। क्वेश्चन आएगा, 4 पॉइंट लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा। अब ऐसा नहीं होने लग गया। 4 नंबर और 8 नंबर में भी आपको दिमाग को खोल के रखना है वहां पे, स्पेशली इकोनॉमिक्स और ये जो पेपर 5 और 6 में। देन यू विल बी एबल टू टैकल। और रही बात बहुत निटी गिटी का, तो सर क्लास में अपना समझाते हैं, और आपके जो भी क्या एक्सप्लेनेशन लेक्चर हैं उसमें तो आप बताते हैं, आप उसको और अच्छे से और क्वेश्चन के थ्रू समझा पाएंगे। लेकिन मैं क्विकली सेकंड वाले टॉपिक पे जंप करता हूँ। तो सर एक तो पूछा था, किसी ने फैब में शुरू किया है, और दर्शन और सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी मैं थोड़ा बता सकता हूँ क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, 2 बार मैंने मेंस में लिखा है इसको। तो देखिए, सोशियोलॉजी है वो 50 मार्क्स का है ना, और उतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। लेकिन सर जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, उसके जो टर्म्स है ना वो आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मिलेंगे। बहुत अच्छे से। तो आप उसकी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, है ना, सोशियोलॉजी का। और अगेन मैं फिर से ऐड ऑन कर रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या है टर्मिनोलॉजी, वो भी डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, और सर तो अपनी क्लास में करते ही हैं। तो अगर आपने टर्मिनोलॉजी को समझ लिया ना, जैसे इस बार सोशल रिलेशन पूछा है, उसके पहले संस्कृताइजेशन पूछता है, तो इन चीजों को आपने समझ लिया तो आप इजिली टैकल कर लोगे। लेकिन आप एक अंधाधुंध भाग रहे हैं कि सिलेबस है, मत क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी कंप्लीट करना है, तो नहीं होगा। आप सामने रखिए सिलेबस में क्या है, उसको एक एक करके कवर करते जाइए। एम्पल मटेरियल अवेलेबल है क्योंकि वो यूपीएससी का ऑप्शनल है, तो एम्पल मटेरियल अवेलेबल है सोशियोलॉजी के। बट यहाँ सीजीपीएससी में बहुत स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है। और दर्शन के लिए थोड़ा मटेरियल कम मिलता है क्योंकि यूपीएससी में भी उतना ज्यादा ऑप्शनल लेते नहीं है लोग। तो दर्शन के लिए आप ये कर सकते हो कि इंडियन साइड वाला तो इजी है, आपका वेस्टर्न साइड के लिए सर जो अपनी क्लास में समझाते हैं उसको आप थोड़ा फॉलो करिएगा, ठीक है। या फिर हम लोग अपने साइड से जितना हो सकता है सर टेलीग्राम में देंगे, क्योंकि बिल्कुल। उसको मैं आंसर में क्या ही बोलूँ, दोनों करना पॉसिबल है, अभी बहुत टाइम है। आपने फरवरी से शुरू किया है और अभी हम लोग जुलाई में हैं। ये जो 3 महीने बहुत क्रूशल है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में नहीं आते, वैसे तो दर्शन के कुछ पार्ट आते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन एक्सटेंसिव नहीं आता, वेस्टर्न फिलोसफर है ना, तो इसको आप 3 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और जब आप प्रीलिम्स लिख लेंगे तो आप टेस्ट के थ्रू उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने आप बिल्कुल दर्शन और सोशियोलॉजी को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। कुछ और उसमें रहेगा तो अपन अलग से डील कर लेंगे। तीसरा सर आपने एक पॉइंट डाला था बट उसको आपने रिफ्यूज कर दिया था, वो था करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का यूज कैसे करना है वो भी एक कला है। आपने याद होगा, आप जब पेपर 7-3 पढ़ाते हो, जी। सॉरी नॉट 3, सेकंड वाला, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन है, तो पहले एकदम स्टैटिक क्वेश्चन आता था, आपका यूएन के बारे में बता दो, यूएन की बॉडी बता दो, वर्ल्ड बैंक के पार्ट बता दो, आईएमएफ बता दो। लेकिन नहीं, इस बार क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में टसल किस लिए है, और वो तो अभी बर्निंग इशू है। तो मेरा ये उम्मीद है कि जो सीजीपीएससी का एस्पिरेंट है ना, उसको बहुत बौद्धिक रूप से ओपन अप रहना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उससे समझो कि क्या इशू हो रहा है ना। हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे डेमोक्रेटिक वो नहीं है। ऊपर से जो 1971 में जो इंडिया ने जितना भी उनको हेल्प किया था, अब उसको वहां पे डिक्लाइन किया जा रहा है। तो आपको सारी चीजों को एनालिसिस करना है, और वो किसी बुक से नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन मुझे सेपरेट। बार बार आ रहा था कि बुक से मिलेगा, हाँ बुक से मिलेगा, वो तो अभी इशू है ना, अभी डेवलपमेंट हो रहा है। एक क्वेश्चन सर फिर से आया था, ये शायद लेकिन यूपीएससी का है, कि सार्क का इंपॉर्टेंस इंडिया ने कम कर दिया है, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन बिम्स्टेक, ठीक है। तो अगेन इसमें आपको एनालिसिस करने आना चाहिए कि जो लास्ट आपका उरी अटैक ये सब हुआ था, उसके बाद से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया है सार्क में। लेकिन फिर भी देखो ना आ, सर, जी, तो बिम्स्टेक पूछे में सर। उन्होंने, जी बिल्कुल सर। ना 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 कहीं और किसी का वॉइस है, प्लीज स्टूडेंट्स आप अपने हाँ म्यूट कर वॉइस को लीजिए। साइलेंट कर लें। राइट। जी जी, तो कंटिन्यू करिए सर। जी जी। तो करंट अफेयर का मैंने वही बोला कि करंट अफेयर को आपको मेन से थोड़ा लिंक करके यूज करना है। बट अगेन मैं, बहुत सारे स्टूडेंट आता है बार बार पूछते हैं क्या नोट्स बनाए क्या करके। अगर आप लिंक बेस्ड स्टडी कर रहे हो तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि दिस इशू इज रिलेटेड टू पेपर 7, है ना। तो आप वो यूज करिए करंट अफेयर का, बेस्ड ऑन योर स्टैटिक पार्ट। एंड सर एक क्वेश्चन आया था कि प्री मेंस वाला जो आपने आंसर किया, उसमें मैं वही बोलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं, सर प्री का करें मेंस का करें, अरे दोनों सेम ही तो है।
अगर आप प्री का सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा है हिस्ट्री का पार्ट, राइट। हिस्ट्री में एंशियंट मिडीवल, तो वो कोई सिलेबस है क्या? उसका सिलेबस तो आपके मेंस में दिया है ना, कि मैं एंशियंट में किसको पूछेगा। एक इंटरप्शन चाहूंगा, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, प्रीलिम्स की तैयारी आप लोगों ने किस कोचिंग से या कहाँ से किया है? कुछ नहीं सर, बिल्कुल हम लोग नहीं। मेंस ही पढ़ना स्टूडेंट होता नहीं। है। ये तो बना रखा है यहाँ तो सिस्टम बना रखा है कि एक प्रीलिम्स की मैं एक ना प्रॉपर मैं क्लासेस इसमें होती है। आने वाला था बेसिकली सर, इसमें जी जी मैं अपना सर। इनपुट देने वाला था। ये ये क्यों बनाया हुआ ये सिस्टम प्रीलिम्स और मेंस का, मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या है मतलब, वो कहना नहीं चाहिए, बट कुछ एक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, प्री की अलग फी ले रहे हैं, अपना अलग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मेंस का अलग। मैं मतलब लिटरली मैं डांट देता हूँ कहीं पे भी जाता हूँ ना, पूछते हैं बच्चे लोग कि सर प्री का कब करें, अरे क्यों प्री मेंस कर रहे हो यार, पढ़ाई करो ना। बहुत नहीं। इंडियन हिस्ट्री है तो आपको जैसा आपने बताया, या पॉलिटी हो तो सारा, जबकि मेंस आप पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स बेहतर होगा। करेक्ट। क्योंकि मेंस में आप वास्ट पढ़ते हैं, सिलेबस टू द पॉइंट दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए अच्छे से, तो प्री ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये कंफ्यूजन पता नहीं लोग कितना क्यों बनाए हुए हैं, मैं नहीं समझ पाता हूँ। ये सिस्टम है सर, ये जो सिस्टम जो तंत्र बनाया है छत्तीसगढ़ के अंदर। हाँ। अब मैं हम्म। अगर उसके अगेंस्ट बोलूंगा तो तंत्र थोड़ा खराब हो जाता है। एंड आई स्पीक लाउड, मैं बहुत मैं आगे आके बोलता भी हूँ कि ये एक तंत्र है। अब मुझे नहीं पता यूपीएससी में कोई जब हम दिल्ली पे थे तो कहीं पर प्रीलिम्स की तैयारी की कोई कोचिंग चलती थी, कुछ भी नहीं हाँ, चलती थी। एंड प्रीलिम्स इज मोर ऑफ कि आप पढ़ लो, उसका प्रैक्टिस कर लो, इट शुड बी एन इंटीग्रेटेड फॉर्म, सही और बात है। इंटीग्रेटेड ही होना चाहिए। सही है। आप भी बताइए यशवंत जी इस बारे में कुछ। सर इसमें मैं वही बोलूंगा कि ये जो बात, वही जो ये पता नहीं अलग ही क्या होते हैं, डिस्कशन चलते रहता है प्रीलिम्स मेंस का, तो मैं लोगों में बोलता हूँ, और ये बहुत ना फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूँ इसका आंसर बनाने मतलब बता बता थक गया हूँ, कि भाई प्रीलिम्स का तो सिलेबस ही नहीं है कुछ। उसने लिख दिया है इंडियन हिस्ट्री, तो आप सिलेबस कहाँ से लाओगे, है ना। वो हिस्ट्री लिख दिया, वो थोड़ी सिलेबस है, वो तो आपके मेंस में दिया है ना। आपको एंशियंट में ये सब पढ़ना है, आपका मौर्यन एकदम स्पेसिफिक लिखा है ना। और दूसरा चीज है सर, जो स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर लेते हैं ना, उनका प्रीलिम्स इतना स्ट्रांग हो जाता है। मैं इस पॉइंट को ना जस्टिफाई करूंगा कैसे स्ट्रांग हो जाता है। जो बच्चे एक बार मेंस लिख चुके हैं, आप देखेंगे उनका प्री निकालने कैसे बार बार निकलता है। और नए बच्चे क्या बोलते हैं, सर हमारा 3 साल से निकला नहीं, 4 साल से निकला नहीं, क्यों? क्योंकि जो बंदा मेंस लिख लिया है उसने मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, चाहे अनजाने या जाने। अब जब वो प्रीलिम्स में अटेंड करता है ना, तो क्या होता है, उसका फैक्चुअल नॉलेज तो है ही, पूरा मतलब बैकग्राउंड ही पता है। तो अगर वो गैस वर्क भी लगाता है दो ऑप्शन में फंसने के बाद, तो हाई चांसेस रहते हैं कि उसने मेंस का सिलेबस किया है, तो आपका प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने ही। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट को कि यार ये जो उलझन में फंसे हो ना, कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, उसका कारण बहुत बड़ा ये भी है कि आप इस डायलेमा में फंसे हो कि मैं अभी प्रीलिम्स कर लेता हूँ फिर मेंस करूंगा। आपको मेंस ही करना है, कोई प्रीलिम्स मेंस है ही नहीं। इसमें मेरा भी एक इनपुट है, क्या है ना, जो आप बता रहे हैं जो मेंस कर लिया, जैसे दर्शन के अभी पिछले 2-3 सालों से 3-4 सवाल आते हैं। राइट। अगर आपने मेंस पढ़ लिया, स्ट्रेट अवे आपके बनेंगे और वहीं से आप मतलब क्लियर कर लिए, उतने का डिफरेंस रहता है। करेक्ट। आपका पेपर 7 का पार्ट 2 है जो इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें से कुछ एक चीजें आ जाती हैं प्रीलिम्स में। और ये मुझे लगता है ना ट्रैप हो जाता है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन किए नहीं निकला, फिर अगले साल वो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। करेक्ट। तो वो मेंस पे नहीं आती। वो वो एक लूप बन गया है। बच्चा मेंस में जा ही नहीं रहा है, 2-3 बार करके फिर वो जैसे ही प्रीलिम्स निकाला, फिर 3 महीने का टाइम बचता है, फिर उसका मेंस नहीं निकलता। तो ये बिल्कुल एक जाल सा बना हुआ है, जिसमें आप एक बार घुस गए तो आप प्री में जाइए, फिर मेंस के टाइम फिर कोचिंग करिए आप, राइट। और फिर उसके बाद वो नहीं निकला तो फिर प्री करिए, यही एक चला रहे हैं ये लोग सिस्टम। और दूसरी चीज आपने कही नोट्स के रिलेटेड, मैं मुझे ये नहीं समझ आता इतनी हड़बड़ी क्यों है इनको नोट्स बनाने की। मतलब आप पढ़ तो लो पहले, मतलब मेरा मानना है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उसको 4 से 5 बार आप जब तक पूरे अच्छे से नहीं पढ़ लिए होते, आप प्रीवियस ईयर सवाल नहीं देखे, आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, नोट्स मत बनाइए। अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, जब आप पूरा पढ़ लें तो 2-3 पेज में आप पूरा सिनॉप्सिस बना लें, इतनी तैयारी हो गई है तभी आप नोट्स बनाइए। तो मुझे लगता है ना, एक मार्केट में जो चीजें चल रही है वो लोगों को कंफ्यूज करके रखी हुई है। राइट सर। तो आप देखेंगे सर इसको थोड़ा मतलब लोगों को, वैसे तो आप कंटिन्यूअसली गाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं चीजें नहीं हैं जो डेफिनेटली। राइट। वो तो जो सर रवि सर ने जो बोला ना, उसी को मैं अब एग्जांपल के साथ जस्ट ऐड ऑन करूंगा कि कैसे जो 8-10 नंबर का फर्क पड़ता है। तो सर ने जैसे बताया फिलोसफी में, तो जो प्रीलिम्स पढ़ रहा है ना, उसको ये पता नहीं होता कि सत्कार्यवाद या असत्कार्यवाद क्या होता है, और वहां पे डायरेक्टली यही पूछ देता है। प्रीलिम्स में हम्म। घुमाता नहीं है, वो पूछता है कि सत्कार्यवाद किस इंडियन स्कूल से बिलोंग करता है, राइट। तो जो मेंस करा है वो तो आंख मूंद के लिख देगा, है ना, कि ये स्कूल से है करके। सिमिलरली वहां पे बार बार ये चार्वाक का पूछा जाता है, हर साल चार्वाक इनका फेवरेट हो चुका है, ठीक है। और चार्वाक में नए नए वर्ड है,
ठीक है, तो जिन्होंने मेंस की तैयारी करी है उनके लिए वो इतना अच्छा एज हो जाता है कि वो बना लेते हैं। सिमिलरली आपका डिजिटल सिग्नेचर से क्वेश्चन आया हुआ है। कल एक क्वेश्चन आया था एनईजीपी से, है ना, मतलब जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक जो ग्रिड है वो। तो ये सारे पेपर 7 में पढ़ते हैं आप, अगेन जो क्या बोलते हैं अच्छा, कल आईटी। एडीआई में। हाँ जी जी। तो आईटी एक्ट में वो। आपको सर 5-7 सवाल का एडवांटेज हो जाता है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स का मैं देख रहा था प्रीलिम्स में, सप्तऋषि और ज्ञान क्या आया था लास्ट टाइम, जो अभी प्रीलिम्स 24 वाला, वो जिन्होंने मेंस दिया होगा वो उसको तुरंत ही बना लिए होंगे। वो तो ऐसे लिख कर आए तो थे उसके ऊपर। हाँ वही ऐसे ऐसे लिख के आए थे, करेक्ट है। तो फिर ये चीजें जो होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है वो डेफिनेटली एज पे रहता है, उसको 6-7 सवाल अलग से बनते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स पर है, वहीं पे सिलेक्शन है। वो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन कोट करूंगा मैं, दुख का कारण क्या है, सो सर उसमें था अविद्या। ये वही हो रहा है। मैं कोट करूंगा क्योंकि वो चीजें उनको एक्जेक्टली पता नहीं। और वो, अगर आप बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं और द्वादश निदान पढ़ा होगा, तो वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद आकर वो करेंगे नहीं इसका आंसर ये होगा वो होगा। इफ क्वेश्चन इज वेरी क्लोजली सेट, अगर ऑप्शन सेट बहुत क्लोज हो जाएगा, तो विदाउट होलिस्टिक नॉलेज वो क्वेश्चन को डील करने से गलतियां ही होंगी। तो मैं दोनों आप होपफुली बच्चे इस चीज को समझ पा रहे होंगे। आपका से बहुत ब्रॉड एक्सपीरियंस बैठा हुआ है जो बता रहे हैं आपको कि, अब देख लो, मैं आपके सामने क्लियर करके रखता हूँ कि सर ने, दोनों ने सिलेक्शन लिया है और दोनों ने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की थी। फालतू की बातें, ये प्रीलिम्स का कोचिंग वोचिंग थोड़ा सा दूर रहे। अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट है, सॉरी आप सीजीपीएससी कैंडिडेट है, तो छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करें। प्रीलिम्स और मेंस नहीं होता, आप मेंस की तैयारी करो, सब कुछ अच्छे से होगा। रवि सर, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है हाँ बताइए। जो स्पेसिफिकली बच्चे ने नाम लिख कर ही किया हुआ है। तो सर, आई विल बी एलिजिबल फॉर 2028। I have started preparing for the mains examination now through coaching. Please guide me how to prepare effectively. वो 2028 की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। और एक बच्चे ने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये एक बड़ा गेम है कि सर कोचिंग ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन, और इस पे आपके क्या व्यूज हैं। एंड एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको नोट कर लेंगे क्या? बताइए ना। अ, ये पूछा गया है नितेश नाम के किसी बच्चे से, नवंबर से पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ये 3-4 ब्रेकअप है इसमें। नवंबर से पहले हम्म, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, डेली कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें, उसके बाद डेली कितने आंसर्स लिखें। ये तो बड़ा, बिल्कुल उनको बड़ा दवाई चाहिए। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, अगेन वो सेम चीजें हैं। याद किया हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें, याद किया हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। सो दिस इज फ्यू क्वेश्चन। यशवंत जी, आप भी एक दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कशन में उसको करते चलेंगे। हाँ ओके प्लीज, आप भी नोट। जी जी, बताइए। अगेन स्टैंडर्ड बुक्स तो रहने देते हैं, उसको तो हम अलग से कर ही रहे हैं, तो उसको नहीं बात करते। हाय। इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज कैसे करें, और सीजीपीएससी क्या यूपीएससी से बड़ा सिलेबस है? ये फेमस कोटेशन है शायद हाँ, विकास सर का, तो वो बस चला सर। चला आया है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देन उसके बाद है, सिली मिस्टेक तो हमने कर लिया। डिस्ट्रैक्शन के बारे में सर, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, और क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसको लंबे समय तक कैसे याद रखें, अगेन सेम क्वेश्चन। रवि सर, आपके लिए बच्चे ने लिखा, सर आपकी मेंस प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? मेंस प्रिपरेशन एंड आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। एंड दुष्मन सर, आपसे भी है कि सर कंसिस्टेंटली आपने सिलेक्शन लिया है, तो आंसर राइटिंग पे आप कैसे फोकस कर रहे थे, और स्पेसिफिकली जो नए पैटर्न उसके लिए आंसर्स आप कैसे लिख रहे हैं? राइट सर, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, रवि सर आप ले लीजिए। सर हाँ। 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, दो, एक का 4 भी है, 2 अटेम्प्ट हो गए, एक बच्चे ने 4 भी लिखा है। कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, बॉर्डर पे आके फंस रहा हूँ। सेम यही चीज वनडे एग्जाम में भी हो रहा है, 4-5 मार्क्स से रह जाता हूँ। इसे कैसे आगे बढ़ूं, प्लीज गाइड करिए सर। मेरे से होगा या नहीं, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा एक इशू है बच्चों के साथ, मेंटल जो स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, इसको सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे वन बाय वन। तो सर आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। हाँ, एक एक कर अ, लेते हैं, आप एक हाँ कर हाँ, वैसा लीजिए। करते हैं तो ज्यादा बेटर भी होगा, और मैं भी अपने इनपुट यहाँ से देते हुए चलता हूँ। श्योर। ये 2028 वाला सवाल मैं लास्ट में लूंगा। आपका ये था सर कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब ये तो खैर आपको जैसा सुविधा है, अगर आप वहाँ पे जा पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन लीजिए, अदरवाइज अगर आप ऐसी जगह पे हैं रिमोट में हैं तो आप ऑनलाइन लीजिए, हार्डली मैटर्स। आपको नॉलेज चाहिए, कहाँ से ले रहे हैं वो तो मतलब मैटर नहीं करता, दोनों ही अपनी जगह बेहतर है।
तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अगर मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको कैसा कोचिंग लेना है। दोनों ही इक्वली एफिशिएंट है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप जा सकते हैं कोचिंग तो आप ऑफलाइन ले लीजिए, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन इज इक्वली गुड। उसके बाद ये जो 6-7 पॉइंट का किसी ने, विनीत नीतीश ने जो सवाल पूछा हुआ है, इसमें कहाँ से चालू करूं मैं? नवंबर से पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? तो वो तो ठीक बात है, बट आप चालू कब से कर रही हैं मैटर करता है। मतलब अब अक्टूबर में चालू करके नवंबर में करेंगे तब तो फिर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसमें आप कब से स्टार्ट करें, हाँ इसमें ये मेरा इनपुट रहेगा कि आप कभी भी स्टार्ट करें, जैसे होलिस्टिक अप्रोच हम लोग बार बार कर रहे हैं प्री प्लस मेंस का। आप नवंबर एंड तक प्रीलिम्स प्लस मेंस, मेंस देना है उसी हिसाब से ही पढ़िए। ये तो मैं मतलब बोलने में भी मुझे अजीब लगता है कि प्री और मेंस। तो आप नवंबर तक, मतलब नवंबर एंड तक होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। उसमें आप आंसर राइटिंग करिए, उसमें कोशिश करिए कि मेंस के सारे सब्जेक्ट आप कवर कर लें, है ना। उसके बाद 1 दिसंबर से आपका, जब भी 14-15 फरवरी तक आपका प्रीलिम्स होता है, उस टाइम पे रिग्रेसली आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज लगाइए और पीवाईक्यू करिए और रिवीजन करिए। ये एक चीज हो गई। बाकी नवंबर से पहले वाली में वही बात हो गई कि आप कब से बताते तो मैं बोलता कि नवंबर से पहले कैसे कंप्लीट होगा। दूसरी लेट बात इट है भी, इसमें यहाँ से मान स्टार्ट लीजिए, कर लेते हैं। थोड़ा सा बता दो कि अभी जो अ, चल रहा है जुलाई, मतलब जून से नवंबर का एक फेस ले लेते हैं, या जुलाई से हाँ नवंबर मतलब का एक ले जुलाई लेते से, हैं। जुलाई से नवंबर एक फेस ले लेते हैं। जुलाई से नवंबर तक अपना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने होते हैं सर। इसमें ना मैं इसको थोड़ा सा फर्दर ब्रेक करूंगा कि जैसे लैंग्वेज है आपका पेपर 1, पेपर 2 है, ऐसे है। इनमें मतलब ये नवंबर दिसंबर इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये मतलब कोई इसका एंड टाइम नहीं है, थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए। जो इसने पूछा ना डेली कौन सा सब्जेक्ट पढ़िए, तो आप डेली लैंग्वेज पढ़िए 1 घंटे उसको। 1 घंटे या 1.5 घंटे, तीनों जो हिंदी इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो लैंग्वेज को डेली पढ़िए। आपका ऐसे है वो अभी बहुत अर्ली है। आप 15-15 दिन में या महीने में एक ऐसे लिखते जाएंगे तो आपको नवंबर तक 8-10 ऐसे आप लिख लेंगे। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। और पेपर 4 में जो पर्टिकुलरली मैथ वाला पोर्शन है, उसको भी अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इसको वीकली आप एक एक दिन, कोई सा सैटरडे या संडे पढ़ लीजिए। अदरवाइज आपको डेली 1 घंटे इसको भी पढ़ना चाहिए, मैथ को। फिर पेपर 6 के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, जो अपना दर्शन है फिलोसफी। और हाँ दर्शन और सोशोलॉजी, फिलोसफी और अपना ये अपना समाजशास्त्र है, इनको भी आप डेली पढ़ सकते हैं। क्योंकि होता ये है ना कि जब आप फाइनली जब मेंस देने जाते हैं तो उस टाइम पे आपके पास पेपर 4 पेपर 6 को रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं रहता ज्यादा। तो इनको थ्रू आउट द ईयर आप धीरे धीरे पढ़ते रहें, डेली पढ़ते रहें। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि नवंबर तक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन है, छत्तीसगढ़ जीएस, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। मतलब सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही है। और हाँ फिर 1 दिसंबर से आप प्रीलिम्स के लिए उसमें डेडिकेटली बैठ जाइए। इसमें और क्या मैं जवाब दूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसमें फर्दर मैं कैसे ब्रेक करूं। तो आप इसमें जो पेपर 1, 2, 4 और 6, इसको थ्रू आउट द ईयर पढ़िए। उसमें कोई मतलब 20 मंथ तक अपने को एंड करना है ऐसा नहीं है। उसके बाद बाकी चीजें हैं, उसको अपने टाइमलाइन के हिसाब से आपको कैसा सूट करता है उस हिसाब से आप टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन करिए। अ, दूसरा किस सब्जेक्ट को डेली, हाँ तो मैंने बता दिया लैंग्वेज जैसे मैथ पेपर 4 का पार्ट 2 और पेपर 6 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनको डेली आधा आधा घंटा एक एक घंटा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा आपका। उसके लिए अलग से फिर एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। कंसिस्टेंसी वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको क्लियर है कि क्या करना है और आप क्यों कर रहे इसमें हैं। कंसिस्टेंसी में एक चीज मैं भी ऐड कर देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हम्म, चीजें हैं कि आप संस्थाकरण कर लो, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाओ। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी संस्था में जुड़ गए तो अच्छी बात है। नहीं जुड़ पाते हैं अगर, तो आप अपना एक टारगेट तो बना के रखो और उसको फुलफिल करो, तो वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। ओके, प्लीज कैरी ऑन। हाँ
अब एक ये इशू आता है याद किया हुआ लंबे समय तक, ये सभी के साथ इशू आता है भाई। देखिए, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा, या एटलीस्ट मैं किसी को नहीं जानता कि जो एक बार या दो बार पढ़ा और उसे याद हो गया हो। ये आपको बार बार, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, आप रिवीजन तो करना ही है। आपको एक टाइम बना लीजिए, एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, जैसे भी हो वो रिवीजन करना है। आप प्रीवियस ईयर सवाल लगाते जाइए। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैं घटना चक्र काफी लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि मैंने उसको खुद फॉलो किया था। तो आप जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको एक सेंस डेवलप हो जाता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको किस टाइप के सवाल आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आप मतलब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको समझ आती है कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उस पर थोड़ा फोकस बढ़ाते हैं और वो चीजें आपको ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। तो याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका रिवीजन है। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, एकदम मस्ट है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएं। तो ये तीनों इतना अच्छा उसमें सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए, पैकेज के रूप में होना चाहिए, रिवीजन, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज। आप इसको कंटिन्यूअसली करते रहें तो वो आपको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि आप पढ़ते हैं और अगर उसको लिखेंगे नहीं तो मतलब उसको याद करना एक टाइम के बाद हर कोई भूल जाता है। उसके बाद भी अगर आप कितनी भी अच्छी इन तीनों चीजों में सिंक्रोनाइजेशन बिठाएं, अगर 6 महीने बाद फिर देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम भूल गए हैं। तो फिर से आपको चीजों को रिवाइज करना रहेगा। उसके बाद मेंस प्रिपरेशन एंड आंसर राइटिंग, वही हो गया ना कि आप प्रीलिम्स और मेंस का नहीं, प्रिपरेशन फॉर सीजीपीएससी एग्जाम, इसको फर्दर डिवाइड मत करिए मेंस और प्रीलिम्स का। एक होलिस्टिक अप्रोच जिसमें आपका प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू और टॉपर्स के जो नोट्स हैं, जो आरटीआई कॉपी है पिछले टाइम के 2022 से पहले, उसके बाद तो आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ एक कंट्रोवर्सीज हो गई थी। तो 21, 22, 20 के जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स आरटीआई कॉपी अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल वगैरह में, उनको एक रेफर कर लीजिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज, कोई भी ऐसा नहीं कि आप इनके अपने गुप्ता सर की क्लास लगाएं, जहाँ पे भी आपको लगता है कंफर्टेबल है आपको, जो ज़्यादा आपको जेन्यून लगता है, जो ट्रेंड को कैप्चर कर पा रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। आंसर राइटिंग जो अपना प्रोग्राम होता है उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग बार बार दो चार चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। जैसे प्री मेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे आपको लिखना है, 1400 नंबर के आंसर राइटिंग ही करना है आपको। तो आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लें कोई सा भी। और उसमें मतलब दो तीन चीजों का आप ध्यान रखें। जैसे मैंने गुप्ता सर के यहाँ पे ज्वाइन किया था तो हमारी कंटिन्यूअसली बातचीत होती थी, मैं पूछता था उनको कि क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत लोग चला रहे हैं, और मैं चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने पहले भी ज्वाइन किया हुआ था एक दो जगह टेस्ट सीरीज। बट होता क्या है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर उसकी जो कहना चाहिए चेकिंग सही से नहीं होती उसकी, मतलब कुछ भी नंबर दिए जाते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उस टाइप का अगर आपके आंसर शीट को कोई प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट में आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या आंसर राइटिंग उनका जो प्रोग्राम होता है वो ज्वाइन कर लीजिए। होपफुली मैं क्या बोलना चाहिए अपना उसको, जो भी सवाल है उनको क्लियर कर पा रहा हूँ। मैं उसके एक आध बाद क्वेश्चन ले लेता अटेम्प्ट। हूँ भाई सर, आई हाँ थिंक हाँ प्लीज अब, प्लीज, हाँ। हाँ जी, ताकि थोड़ा ब्रेक हो जाए। तो मेरे को जो क्वेश्चन थ्रो था वो था, एक तो रिवाइज करने का, तो रवि सर ने काफी कुछ कवर कर लिया, जस्ट उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलता हूँ कि जैसे रिवाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप पढ़ रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो चीजें आपके दिमाग में नहीं बसी हैं, आप समझे नहीं हैं, तब प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहला चीज तो ये है, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके पढ़ें। मेरे को दो क्वेश्चन बार बार आए थे सर अलग से मेरे को चैट में कि सर मैं 8-8 घंटा तो पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं मैंने कुछ समझा है करके, मतलब कुछ याद है मेरे को। तो मैं बोला यार आप फिर अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं कर पा रहे हो, लिंक ही डेवलप नहीं कर पा रहे हो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कलचुरी पढ़ रहा है तो उसको एक लिंक सेटअप करना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे कलिंग राज ने आया, कैसे उन्होंने शासन बैठाया, कैसे उनकी मतलब पूरी पीढ़ी चली, उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या क्या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थे। तो एक इमेज बन रहा है पूरा एक उनका साम्राज्य का, है ना। तो वैसे एक इमेज बनाना जरूरी है। दूसरा है, रिवाइज करना आसान होता है अगर आपने कुछ छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं, है ना। नोट्स या तो आप अगर अलग से कॉपी में लिख पाए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो अच्छा है, नहीं तो बुक में मार्क कर रहे हैं तो अच्छा है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो ना तो पूरी किताब को शुरू से अंत तक ना पढ़ना पड़े, आपके पास वो क्रिस्प नोट रहे। और वो मतलब एग्जाम के आते आते आपके पास तो इतना छोटा नोट्स हो जाना चाहिए
कि जो 4 दिन में हमें बिना सोए मतलब जाना पड़ता है, वो 15-15 पेज का नोट्स होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब हर सब्जेक्ट का। हमारे पास लगभग 21 सब्जेक्ट है, 3 पेपर हैं, और तीनों पेपर में, सॉरी 7 पेपर हैं, सातों में 3-3 पार्ट हैं। और यार मैं प्रैक्टिकली अभी जूझ के आया। मुझे, क्या बोलते हैं, हिंदी ये सब लिख के आया मैं पेपर 1 को, हिंदी इंग्लिश और ऐसे। और नेक्स्ट डे मुझे पढ़ना है हिस्ट्री, जिसमें तीनों हैं, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। सेम विद छत्तीसगढ़, फिर 3 है, पब, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। उसके बाद फिर आपका सेकंड पेपर है, जिसमें आपका फिर से कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है ना। मैं तीनों को अलग ही मानता हूँ, क्योंकि साइंस भले है लेकिन है तो अलग ही स्ट्रीम। उसके बाद फिर आपका मैथ्स है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में मेंटली रेडी होना पड़ेगा उस छोटे छोटे क्रिस्प नोट पे। तो ये रिवीजन का प्रोसेस ये है, जब आप उन चीजों को नोट्स बना के रख लोगे जो आपको लगता है मेरे को बार बार पढ़ना पड़ेगा, मेरे दिमाग में बस नहीं रही है, जो आपको बाई हार्ट हो गई है, उसको तो फिर नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं, आप तो आधी नींद में ही बता दोगे। दूसरा जो रवि सर ने बोला उसको ही मैं इंडोर्स करूंगा, वो था PYQ। मतलब मैं भी घटना चक्र को बहुत अच्छा वो मानता हूँ सोर्स। मैंने जो पढ़ा है अभी, क्या वो मैं उसका एप्लीकेशन कर पा रहा हूँ? मतलब वो वहां पे एग्जाम आए हैं, यूपीपीएससी में, बीपीपीएससी में, यूपीएससी में, क्या मैं उसको टैकल कर पा रहा हूँ? अगर कर पा रहा हूँ तो मेरा पकड़ है वहां पे सब्जेक्ट में। नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई एम मतलब लैगिंग इन दैट सब्जेक्ट, पीछे हूँ सब्जेक्ट में। और तीसरा अगेन टेस्ट में, आप रियल टाइम टेस्ट, अतुल जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो आप रियल टाइम टेस्ट में अपियर हुई है ना। अगर टेस्ट में जाएंगे, टेस्ट से घबराना नहीं है। मैंने लास्ट टाइम किसी कोचिंग में गया था, तो वहां पे भी बच्चे यही रो रहे थे, सर तैयारी नहीं होती है तो हम टेस्ट में अपियर नहीं हो पाते। अरे वो फियर को आपको तोड़ना है। आपकी जितनी भी तैयारी हुई है, कोशिश तो पहले ये करना है कि पूरी तैयारी करके जाए टेस्ट के लिए, लेकिन जितनी भी हुई है जाके अपियर हुए। ठीक है। टेस्ट में आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, लेकिन उन गलतियों पे वर्क करिए। ठीक है, तो ये वो एक आपके रिवीजन को एक ठीक करता है। चौथा है रिवाइज करने का एक तरीका जो मैं अपनाता था अपने लिए, वो था ब्रेन मैपिंग, जो आप देखते हैं सर, मतलब माइंड मैपिंग, मैप बना के रखते हैं। तो अगर मान लो मैं पढ़ रहा हूँ इंडिया में क्या कुछ मिनरल्स का, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी रफली पिक्चर बनाता हूँ इंडिया का, और उसके बाद मैं उसको मार्क करते जाता हूँ कि यहाँ उड़ीसा में मिलता है, आपका छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो सेम प्रैक्टिस यू कैन डू विद छत्तीसगढ़। और ये आपका डुअल पर्पस फुलफिल कर रहा है। एग्जाम में जब आप बनाओगे ना, तो आपका मैप बनाने में थोड़ा हाथ तेज हो जाएगा, है ना। रफ मैप बनाइए, कोई एकदम, मैं आपको चित्रकारी करने नहीं बोल रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ का मैप बना रहे हैं तो कहाँ पे क्या चीज हुई थी। अभी जैसे एक जंगल सत्याग्रह आया था, अब आपको थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना है तो आप लिख सकते हो, बालोद में ये हुआ था, मार्क कर दीजिए, बिलासपुर में ये हुआ था, मार्क कर दीजिए। थोड़ा सा आपके आंसर को डिफरेंशिएट करता है। बट पैरेलली दिस इज द मेथड हाउ यू कैन रिवाइज इट, है ना, दिमाग में आपके जल्दी बसेगा। मैं सेकंड क्वेश्चन लूंगा, फिर रवि सर को मैं पास ऑन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन सर था सर डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो यार देखो, आपको ना कहीं थोड़ा मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अब वो हम लोग टीनेजर नहीं रह गए, राइट। वो कॉलेज वाली लाइफ नहीं है, 18-20। जो भी एस्पेरेंट हैं डेफिनेटली 21+ हैं, मोस्टली तो 27 या 28 के उसमें होते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन इस टाइम थोड़ा कम होना चाहिए। मैं उस टाइम समझ सकता हूँ, कॉलेज में है ना, मतलब बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, बट ऑब्वियस था। लेकिन जिस फेज में हम हैं, पहले के टाइम में तो 25-27 साल में शादी हो जाती थी। तो व्हाट आई मीन इज 27 साल आपका एक मेच्योरिटी का स्टेज होता है, जिसमें आपको पूरा फोकस होना चाहिए किसके लिए आप आए हो। मैं बिलासपुर में आया हूँ, मान लो कोई वहां पे है, तो मैं वहां पढ़ने आया हूँ, ना कि मैं अपना दोस्ती यारी निभाने, या फिर मेरे पापा लोग मेरे को पैसा भेज रहे हैं तो क्या बोलूं, मतलब रिलेशनशिप बनाने नहीं आया हूँ वहां पे, लिव इन रहने नहीं आया हूँ। सो अगर मेरे को मेरी जिम्मेदारी पता है, तो मैं टू द पॉइंट रहूंगा। मेरा एकदम फोकस है, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, टेस्ट सीरीज लिखूंगा, जो गलतियां हैं सर से, टीचर से पूछूंगा, एंड बस दैट्स ऑल, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन आपको बच के रहना है। दूसरा है सोशल मीडिया। आप देख रहे हो सोशल मीडिया के चलते कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो सोशल मीडिया का आप ना जुडिशियस यूज करें। अगर नहीं यूज करेंगे तो आप लोगों से डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे, है ना। आपको अगर अपने आप को अलग करना है, देन यू हैव टू यूज इट वेरी वाइसली। और जैसे मैंने बोला कि मेच्योरिटी डेवलप करिए। वो मेच्योरिटी ना तो गुप्ता सर ला के दे पाएंगे, ना रवि सर दे पाएंगे, वो आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी बाई थिंकिंग अबाउट योर लाइफ एम, है ना। इस जीवन में पैदा हुए हैं तो कुछ अच्छा काम करने में है, एटलीस्ट जॉब तो एक अच्छा ले ही लें। तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन का सिंपल सा कनेक्शन है इमेच्योरिटी से। जब तक हम इमेच्योर रहेंगे अपने जीवन के बारे में, लक्ष्य के बारे में, डिस्ट्रैक्शन हमें आके कैप्चर करता रहेगा। एक हम लोग शॉर्ट्स खोलना शुरू करेंगे और 100 शॉर्ट्स देख के अपना 2-3 घंटे वेस्ट कर देंगे। मुझ में मेच्योरिटी है कि कल मेरा टेस्ट है, तो व्हाट आई डू, मोबाइल को रखूंगा साइड में, पहले टेस्ट दूंगा, टेस्ट देने के बाद मैं अपना जो भी थोड़ा एंटरटेनमेंट करूंगा, है ना। तो मेक अ राइट बैलेंस। मैं आपको क्या बोलते हैं, महावीर की तरह एक्सट्रीम जाने के लिए नहीं बोलूंगा। यू हैव टू बी अ मध्यम मार्ग, है ना, आपको दोनों चीजों को लेके चलनी है।
रवि सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकते हैं। हाँ, इसमें जो मुझे एक मैसेज आया था कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था कि ऑफलाइन था, तो उसमें वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो सुविधा लग रहा है आप वो करिए। मतलब इसकी प्रिपरेशन ऐसी है ना कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को चीजों में मत बांधिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन प्री मेंस याद नहीं हो रहा है, ये सब। आप मेन काम है आपकी तैयारी करिए, आप पढ़ाई करिए। बहुत ज्यादा चीजों में उलझेंगे ना तो वो आपको तकलीफ ही देंगी। तो आप जो आपको जैसा सूट कर रहा है, ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, वो आप पे है, आपको क्या आपकी सिचुएशन अलाउ करती है। एक आया था टेस्ट का जो आपने बताया कि टेस्ट से ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब अलग चीज है। हम लोगों को भी लगता था यार तैयारी नहीं हुई क्या दे। वो एक बेसिकली एस्केप करने का एक वो होता है, मतलब आप तरीका। बहाना बनाते हैं। तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती। मैंने शुरू में भी कहा है कि लास्ट टाइम मैंने दिया, रैंक वन आ गई, वो अलग चीज है, लेकिन तैयारी तब भी कंप्लीट नहीं हो। तैयारी कभी हो ही नहीं सकती। आप अभी मेंस दे के आए हैं, सातों पेपर, आपको फिर भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं तैयारी कम रहती है। तो आप ये ना सोचिए कि पूरी तैयारी हो जाएगी उसके बाद टेस्ट सीरीज दूंगा। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आप ये मत सोचिए कि तैयारी कंप्लीट वो होना ही नहीं है, कभी नहीं कर पाएंगे आप। तो जितनी भी तैयारी हो रही है आप कोशिश करिए अच्छे से, जो टेस्ट का शेड्यूल है उस पर जितना मैक्सिमम कर सकते हैं पढ़िए, और टेस्ट सीरीज आप दीजिए। एक सवाल था अटेम्प्ट का कि 2 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए। अब देखिए अटेम्प्ट का क्या है ना इशू, आप खुद में देखिए कि आप इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर 4 अटेम्प्ट में आप हर बार वहीं पर रह रहे हैं, मतलब देखिए 2-4 नंबर का जो गैप रहता है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, वो बहुत बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपकी किस्मत सही नहीं है तो भी आप वहां पे फंसते हैं। तो अगर सपोज 100 नंबर कट ऑफ है, आप 80 प्लस 85 प्लस में है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। 100 नंबर का आपका कट ऑफ है और आप 60 में 50 में खेल रहे हैं, तब तो बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत है कि आप सही तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। अगर दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल पास आके रुक जा रहे हैं, 2 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपने एफर्ट पूरी दी है, आपने जो जो रिवीजन या टेस्ट सीरीज जो भी लगाना है लगाए हैं, और बिल्कुल पास आके 98 95 में रुक जा रहे हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो काफी लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट मैं एक मैम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, अभी वो डिप्टी एसपी हैं। तो उनका काफी प्रीलिम्स में मतलब काफी सारे अटेम्प्ट नहीं निकले थे। जब फर्स्ट टाइम निकला वो पूरा थ्रू आउट कर गई। फिर अभी एट प्रेजेंट वो डिप्टी एसपी हैं। ठीक है ना। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो, और आपको लगता है कि आप कहीं आसपास फॉल कर रहे हैं उसके, तो आप दीजिए उसमें अटेम्प्ट्स को मत सोचिए। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है कि निकल नहीं रहा है, और कहीं सेल्फ डाउट जैसी चीजें आती है, लेकिन वो एक पार्ट है इसका प्रिपरेशन का। सिलेक्शन से पहले तो ये सारी तो अलग चीजें, सिलेक्शन के बाद जब आप फील्ड में होते हैं तो बहुत सारी नई नई चैलेंजेस होती हैं। तो अभी से आप लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं और क्या बोलना चाहिए, परेशान हो रहे हैं, तो वो ना होइए। जैसे कि मैच्योरिटी लेवल की इन्होंने बात की है, तो आप थोड़े मैच्योर हो जाएं। 24-25 साल के तो हैं ही, तो वो खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा, खुद को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मेरे सवाल हो गए। अगर और कुछ होगा तो बताएंगे। जी यशवंत जी आप जी पूछिए। सर, तो मैं मेरे पास शायद दो क्वेश्चन थे, उसको कर देता हूँ। बट जो हाँ। रवि सर ने बोला उसी में ही एक ऐड ऑन करूंगा कि अटेम्प्ट्स का जो बोल रहे थे आप। पृथ्वी जी एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज। पृथ्वी जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, तो यार अटेम्प्ट्स का मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितना इंप्रूवमेंट करते हैं। तो मैं अगेन सर इसको मैं प्रैक्टिकल मतलब जो एक्सपीरियंस किया उससे शेयर करता हूँ। जब मैं यूपीएससी लिख रहा था तो मेरा प्रीलिम्स में फेल हो जा रहा था। फिर मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया कि यार कहाँ पे लैग हो रहा है। 8 7 8 नंबर से रुकता था मेरा। फिर मैंने देखा यार मेरा ना इकोनॉमिक्स में मैं जो मतलब इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा पोर्शन है सीजी यूपीएससी प्रीलिम्स में 12 से 14 नंबर का हर साल पूछता है। फंडे ही ज्यादा ही क्लियर आता है। है ना, बहुत ज्यादा आता है, राइट। तो ज्यादा फंडे ही ही आता क्लियर नहीं है। अब फिर मैंने अब किसी भी तरीके से करना है, या तो कोचिंग से करो चाहे जैसे भी करो, तो मैंने कोचिंग से के थ्रू वो कर लिया अपना। जैसे ही इकोनॉमिक्स खत्म हुआ, बिलीव नहीं करेंगे, दोनों साल बैक टू बैक मैंने अपना प्रीलिम्स निकाला, मेंस लिखा। करेक्ट। तो व्हाट आई मीन इज सेम चीज सीजीपीएससी वालों के साथ भी क्या बोलते हैं, लागू होती है। अगर आपका कुछ वीक है एरिया, मतलब कुछ आप फेल हो जा रहे हो प्रीलिम्स में, तो एक एम्पल चांस है कि आपका कुछ पर्टिकुलर एरिया वीक है। तो क्या आप उतने मेच्योर हैं कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या आप उतने मेच्योर हैं कि आप अपनी गलतियों को पहचान के उस पर वर्क कर पा रहे हैं? अगर आपने कर लिया है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप अगली बार पास हो जाएंगे। ठीक है। मैं एक हमारे एसपी सर हैं, मतलब आईपीएस हैं, आप मेरे दोस्त हैं, प्रतीक करके हमारे पीजी छत्तीसगढ़ की हैं।
उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस किया था। जब उनका प्रीलिम्स फेल हुआ था तो उन्होंने अपना टेलीग्राम में शेयर भी किया था कि मैंने जब एनालिसिस किया तो मेरे कौन कौन से वीक एरिया थे। फिर पूरे साल भर उसमें वर्क किए, फिलअप करके टेस्ट के थ्रू उसको जज किए कि ये क्या मैं उसको कर दिया हूँ क्या पैचअप, है ना। फिर उसके बाद प्रीलिम्स निकालना शुरू हो गया। तो सेम चीज मैं वही बोलूंगा सर कि अगर आपका प्रीलिम्स फेल हो रहा है ना, तो हर साल प्रीलिम्स में बैठने के बाद प्रीलिम्स फेल हो गया है ये बोलना टोटली अनएक्सेप्टेबल है। आपका इस बार फेल हुआ है, मैं लिख के देता हूँ, अगली बार कर लेंगे। अगर आपने वो एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, उस पर वर्क ऑन किया है, और टेस्ट के थ्रू, चाहे आप टेस्ट नहीं ज्वाइन करें, चलिए ठीक ठीक है, घटना चक्र के थ्रू आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, देर इज 99% चांस कि आप प्रीलिम्स थ्रू करोगे, अंटिल कुछ आप ब्लंडर ना कर दो, है ना। लेकिन जो हमारे यहाँ दिखता है, जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं, हम लोग वो रोना वाला पार्ट तो कर देते हैं कि मेरा 4 साल से नहीं निकला है, 3 साल से। बुरा मत मानिएगा जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, मैं मजाक नहीं उठा रहा, बट मैं बस गाइड करने का पर्पस दे रहा हूँ कि हमें थोड़ी मेच्योरिटी के साथ पेपर में लिखना है। अपनी गलतियों को हमेशा पेपर में लिखें, है ना। मन में ना सोचें कि क्या क्या वीक है, मेरा इन्वायरमेंट वीक है, मेरा पॉलिटी वीक है, मेरे क्वेश्चन नहीं बनते, है ना। तो अब उसको फिलअप करिए, देन एग्जाम निकलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, एग्जाम में याद कैसे रखें, कैसे लाएं, है ना। तो आई थिंक ये काफी कनेक्टेड था, जो शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि लिंक बेस्ड स्टडी करें। क्योंकि लिंक बेस्ड स्टडी क्या होता है, एक फैक्ट है फिर दूसरा लिंक है, तो भूलने का चांस ही नहीं है। ये होता है फिर वो होता है, वो होता है फिर वो होता है ना। तो जो द्वादश निदान है ना, कि एक के कारण दूसरा होता है, वैसी स्टडी करिए। एक फैक्ट होता है, उसके बाद दूसरा फैक्ट होता है, और दूसरा होता है तभी तीसरा होता है ना। तो लिंकिंग बेस्ड स्टडी आपको हेल्प करेगी एग्जाम में आंसर लिखने में। और अगेन जो एक कहावत है, करत करत अभ्यास, है ना। तो अभ्यास के थ्रू अपने आप को उस लायक बनाएं कि उस एग्जाम के 3 घंटे में आप अपना बेस्ट आंसर प्रोड्यूस कर पाए, है ना। तो वो बस मतलब पूरे दोनों क्वेश्चन का आंसर कि अटेम्प्ट ये सब का सार ये है कि आप पहले से मतलब युद्ध में जाने से पहले अपने आप तलवार को इतनी तेज कर लें कि वहां पे मतलब मेरा हथियार ही खराब है, ऐसा नहीं, है ना। तो क्या बोलते हैं सर, एक इंग्लिश में कहावत है ना कि मोर यू प्रैक्टिस, Sweat. यू ब्लेड। More you sweat in the practice, राइट so राइट। more you bleed in the practice, less you sweat in the मैं आई examination. टोटली Something like बिलीव इन that. दैट कि हाँ जी. जितना आंसू बहाना है, जितनी नींदें खराब करनी है, पहले कर लीजिए। वो एग्जाम के बाद आने के बाद मतलब रोना, इट्स कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई आपके आंसू भी नहीं पूछेगा। इसमें मेरा एक छोटा सा इनपुट है। इसमें सर जो लोगों को लग रहा है ना कि स्ट्रेस है, फियर है, भूल जाते हैं, ये एकदम कॉमन है। ये आप ये कभी कतई ना सोचे कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उन लोगों को नहीं होता, सबके साथ होता है। ये मतलब बिल्कुल ना सोचे कि हमें लोग भूल जाते हैं, कि हर कोई भूल जाता है। वो बार बार पढ़ता है, वो ज्यादा मेहनत करता है आपसे, इसीलिए वो सेलेक्ट हो जाता है। तो आप ये सब बिल्कुल ना सोचे कि जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो टॉपर्स हैं, टॉपर आप में से ही कोई होता है, ठीक है ना। तो ये सभी के साथ होता है। तो इन सब चीजों को लेते हुए, कंसिडर करते हुए आप पढ़ाई करिए। सबके साथ दिक्कत होती है, कभी कभी फोकस बिगड़ जाता है या फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो एकदम कॉमन सी सवाल है जो आप लोग पूछ रहे हैं आप लोग, और उसका सॉल्यूशन खुद को ही करना है। राइट। एक्चुअली सही बोले रवि सर, मैं उसमें ऐड करूंगा कि यार अगर आप लोगों को लग रहा होगा ना कि भयंकर ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब अपने आप को एक एवरेज ही मानता हूँ। बस ये था कि उस वीकनेस को कैसे क्रॉस करूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शार्प माइंड है। मतलब ये तो मानना पड़ेगा ना कि किसी की बौद्धिक क्षमता बहुत तेज है, लेकिन उसको हम लोग कवर कर सकते हैं थ्रू अवर हार्ड वर्क। मैं उनसे ज्यादा टाइम दूंगा। जो शार्प बंदा है वो शायद 5 घंटा पढ़ता है, तो मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, राइट, बराबरी करूंगा। तो वो स्पिरिट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन मैं वही जो रवि सर ने बोला कि हम लोग एवरेज लोग हैं, गलतियों से सीखे हैं, ठीक है। और जो भूलने वाली बात है, वो यार ह्यूमन बीइंग है ना। दिमाग का एक लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड पोटेंशियल है। उसको दैविक चीज नहीं मान सकते कि आपने एक बार पढ़ा फिर पूरा मतलब याद हो गया। और दूसरा है सीजीपीएससी का सिलेबस जो इतना अखंड है ना। तो जितना आपसे हो पाता है उसको रिवाइज के थ्रू करते जाइए, और सारी चीजें सर वो नहीं होंगी। कोटेशन एड्रेस किया है मैंने, कोटेशन की, सीजीपीएससी का सिलेबस क्या यूपीएससी से हाँ बड़ा हाँ है, द फेमस थिंग ऑफ विकास सर। सो उसके हाँ। बारे में एक रियलिटी चेक कर देते हैं जो है थोड़ा सा, कि जी जी। बहुत डिफरेंट है दोनों। तो प्लीज उस पर आप अपना ब्रीफ करेंगे, क्योंकि आपको भी एक्सपीरियंस है यूपीएससी का। मैं राइट तो अपना राइट। ब्रीफ बहुत बार दे चुका हूँ, आप दोनों से भी चाहूंगा, क्योंकि आपको यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों का ब्रीफ है, मतलब कंप्लीट नॉलेज है, तो आप उसमें ज्यादा बेटर बता पाएंगे। मतलब सर एक कहीं ना कहीं सिलेबस में इम्प्रूवमेंट की बात तो डेफिनेटली मैं मतलब पर्सनली मानता हूँ, क्योंकि इतना वास्ट कर दिया है ना, तो स्टूडेंट को थोड़ा डायरेक्ट नहीं होता है। यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा ये बोलूंगा कि वो काफी प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पे जाता है ना। तो सब्जेक्ट तो चलो ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा है। पेपर 2 में आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, ये सब है इसमें। लेकिन सीजीपीएससी में मुझे लगता है कि काफी उन्होंने हौच पौच करके रख दिया है। थोड़ा सा उसको अगर सिस्टमेटिक कर देना,
तो थोड़ा पढ़ने में भी मजा आए और स्टूडेंट को भी थोड़ा हेल्दी हो। लेकिन अब ये जो इधर साइंस आ जाता है तो साइंस बैकग्राउंड वाले थोड़ा एज ले लेते हैं, फिर इधर कुछ और आ जाता है, तो मतलब हल्का सा कुछ चीजें बेसिक तो रहेंगी उसमें, कुछ मतलब क्या चेंज की स्कोप नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन का ना मैं आंसर करना चाहता हूँ इसके थ्रू। बार बार ये आ रहा है कि सिलेबस चेंज होगा क्या करके। तो देखिए, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, वो आपके और मेरे हाथ में तो नहीं है, बट कुछ चीजें कॉमन रहेंगी जिसकी पढ़ाई आप छोड़ नहीं सकते। उनमें से वही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब कोई चाह के भी सीजीपीएससी के सिलेबस से इसको निकाल नहीं सकता। छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर निकाल ही नहीं सकता, राइट। इंटरनेशनल रिलेशन जो पढ़ते हैं निकाल ही नहीं सकता। सोशियोलॉजी, क्योंकि आपको कल के दिन क्या बोलते हैं, गवर्नेंस में आके सोसाइटी। थोड़ी यशवंत जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इसमें यही है ना, जो सर, सिलेबस चेंज के बारे में जो डाउट आ रहे हैं, आप ये देख लीजिए ना, 2017 से पहले सिलेबस क्या था, 2018 के में चेंज हुआ है सिलेबस, तो कितना डिफरेंस आया, आप वहां से कंसिडर करिए ना। ये ज्यादातर लोग इसी में उलझे हुए हैं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। जैसे बता रहे हैं, यशवंत जी बता रहे हैं कि उसका 70-80% सिलेबस वही रहना है। छत्तीसगढ़ जीएस आप हटा नहीं सकते ऑब्वियसली, पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक्स से हटा नहीं सकते, तो आपका 80-90% चीजें वही रहेंगी। तो उसमें कंफ्यूज ना होइए और तैयारी अपनी जारी रखिए। सिलेबस जब चेंज होगा तब होगा, उस टाइम पे जो भी नीड रहेगी उसके हिसाब से अपन तैयारी को फिर से रिवाइज कर लेंगे। नहीं, बिना चेंज किए भी जो चेंजेस इंट्रोड्यूस इन्होंने कर दिया बिना सिलेबस चेंज किए भी, तो करेक्ट कुछ करेक्ट। तो ऐसा इंट्रोड्यूस तो उन्होंने कर दिया। जब पेपर फोर अप्लाइड साइंस था, टेक्नोलॉजी वो पूछना चालू कर दिए। ऐसे में वो उन्होंने इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को ले आया है। तो ओवरऑल जो प्रेजेंट वर्ल्ड मूव कर रहा है, हम लोग खासकर जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो थे, ग्रीन टेक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कंप्यूटिंग के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन और ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं एक दूसरे से। तो अर्बन प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, 2 सालों से कंटिन्यूसली आ रहा है। जा रहा है ज्यादा, अब आप देखेंगे ना तो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली करंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस इस तरफ से किया ही है। और अगर बेसिक चेंज होगा बहुत ज्यादा नहीं, और कोर सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे। वही है। एक्चुअली सॉरी, मेरे यहाँ लाइट बंद हो गया, थोड़ी अंधेरा है, बट कोई तो कोई मैं इशू अपनी नहीं। बात जी कंप्लीट करना चाह रहा था कि जय वही चीज मैंने, कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा लाया है क्वेश्चन में। जैसे एनालिटिकल बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था ग्रीन बिल्डिंग का, आप देखेंगे शंकर आईएएस की बुक में है, मतलब जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए शायद क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। तो सर क्वेश्चन में तो आ रहा है आपका एप्लीकेशन बेस्ड, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसको ऑन पेपर, आई मीन जो जो भी सिलेबस लाना चाह रहे हैं या फिर जो बातें हवा में हैं, उसको हम्म, आयोग को थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए एंड टू द पॉइंट उसको करना चाहिए, ताकि जो मिथ जो घूम रहा है मार्केट में उसका बट एंड हो कि बट सिलेबस वो भी चेंज अगर होगा होता नहीं। है तो जल्दी करें, मतलब नवंबर जल्दी पे करें लेकर आना सिलेबस, मुझे तो दिखता है। हाँ, तो मैंने अपने ग्रुप में भी एक बार लिखा था कि यार अगर लाना है तो जल्दी लाओ, अदरवाइज मार्केट में मिथ घूमेगा। इट इज टोटली डिस्करेजिंग फॉर द स्टूडेंट, मतलब क्या बोलूं, ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं। उसमें आप 2 पॉइंट और ऐड कर दीजिए कि भाई सिलेबस भी चेंज होगा। तो स्टूडेंट को वही बोलूंगा कि अभी फिलहाल आपके हाथ में नहीं है कब चेंज हुआ क्या हाँ, चेंज हुआ, वो बट ठीक आप है, अपने आप को आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। नहीं कर सकते। और इसमें वो तो कुछ वो सभी चीजें होगा तो मतलब इम्पैक्ट उसका यूनिफॉर्म रहता है, बहुत ज्यादा किसी को एडवांटेज नहीं होता उसमें। हम्म, राइट सर, वही जो हमने बताया सर कि चेंज जो होगा वो बेसिक चीजों को, जो मैं बार बार बोलता हूँ वो स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी एग्जाम का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और आजकल इन्वायरमेंट, उसको चेंज कर दिए तो फिर बचा ही क्या उसमें आत्मा। तो उसमें तो बदलाव की कोई स्कोप नहीं है, आप उसको कंटिन्यू पढ़ते रहें। और जो भी माइनर चेंज होगा वो थोड़ा आयोग को पहले करना चाहिए, दैट इज माई रिक्वेस्ट। ओके। कुछ और क्वेश्चंस और भी लेफ्ट ओवर है क्या? आपके पास कोई क्वेश्चंस और बचे हुए हैं क्या, जो मैंने लिख बताए थे? नहीं सर, मेरे तो आपने जो बताया थे हो गया। मेरे को ओके। किसी ने वन मैसेज किया है, मैं उसको आंसर कर देता हूँ, अगर कुछ आएंगे तो बताइएगा। हाँ एक हाँ। किसी ने पूछा है कि ये यूपीएससी और सीजीपीएससी एक साथ कर सकते हैं क्या। तो मैं चूंकि दोनों किया हूँ, मुझे लगता है कि दो नाव में पांव रखना फ्रूटफुल तो नहीं होगा, है ना। मतलब एक में रखें, क्योंकि दोनों ही अलग अलग डिमांड करते हैं। बहुत तो डिमांड अलग है। बहुत अलग डिमांड है, मतलब आप Only एक आप तो एग्जाम को देखेंगे ना तो मतलब जब इसका मेंस होना है उसका प्रीलिम्स होना है, यस, ये साइकिल वाला तो पॉइंट भी है जी। बड़ा मतलब हाँ, तो मेरा वही कहना है कि अगर किसी को अपीयर होना है किसी, मान लो दूसरे एग्जाम में, मान लो सीजीपीएससी वाले को, तो आई वुड से अगर आपका फोकस सीजीपीएससी है तो टोटली अच्छे से करके एक पोस्ट ले लें। देन अब मतलब अपग्रेड करना है तो यूपीएससी करेंगे। लेकिन दोनों को पैरेलली करना मुझे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लगता। ठीक है, कोई क्या लाखों में एक कर ले अलग बात है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड हो तो। बट चूंकि शेड्यूल जैसे रवि सर ने बोला वो काफी क्लैश करता है,
सिलेबस अपने आप में बड़ा एक प्रॉब्लम है। डिफरेंट, बहुत तो डिफरेंट है। स्टिक बहुत डिफरेंट है, तो स्टिक टू वन। अदरवाइज दो नाव में पाँव रखने पे ना लॉस बहुत होता है। इसमें एक छोटा सा ऐड करता हूँ मैं, यूपीएससी सीजीपीएससी को जो हम पैरेलल करने की बात कर रहे हैं, जी। फर्स्ट थिंग तो ऑप्शनल, ऑप्शनल की स्टडी आपकी 6 महीने की स्टडी लेगी, और दैट टू उसमें राइटअप बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में जो डिफरेंस क्रिएट करता है दैट इज ऑप्शनल। आपको राइट। ऑप्शनल पढ़ना है, यहाँ पर वो ऑप्शनल नहीं है। नंबर टू, सीजीपीएससी में आपको बेस स्टडीज के सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री नहीं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यूपीएससी में हम नहीं पढ़ते वो चीजें। फिर राइट। कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर इन्फ्यूज किया गया बच्चों को, जो यूपीएससी में वहां पर स्टूडेंट को पर्टिकुलरली नहीं पढ़ना है। सोशल इश्यूज पढ़ने हैं, बट सोशियोलॉजी नहीं पढ़नी है। फिलोसफी यूपीएससी में हर स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पेपर अच्छा। 7 के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमारा खासकर एक्ट वाला पोर्शन है। फिर सीजीजीएस अपने आप में एक बहुत ब्रॉड है, और अब जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उससे और वो ब्रॉड हो गए। तो ओवरऑल अगर हम दोनों सिलेबस को कॉमनली देखेंगे तो डिफिकल्ट, हाँ। आपने ये प्लान किया कि मुझे 4 सालों में तैयारी अच्छे से करनी है, अब यू आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली, तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ, आपने एक फंडामेंटल नॉलेज काफी अच्छा इंडिया जीएस का डेवलप किया। देन आपने अपने ऑप्शनल्स वो सीखे, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, और वहां पर कुछ अटेम्प्ट्स में अगर आपके नहीं हुए, देन आप यू आर स्विचिंग टू द सीजीपीएससी, वो वेल कंफर्टेबल है। बट यू आर प्लानिंग कि मैं सीजीपीएससी करके यूपीएससी जाऊंगा, देन दैट इज, मुझे लगता है कि वो 2 साल यहाँ देने के बाद वहां पर 2 साल फिर एक्स्ट्रा दोगे आप। यूपीएससी करके यहाँ आओगे तो देर इज अ चांस कि आप 1 साल 1.5 साल में बेहतर कर जाओगे। तो अगर माइग्रेशन करना है दोनों में से, तो गो टू यूपीएससी देन कम टू सीजीपीएससी। उल्टा तो करने का कोशिश मत करें, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। दूसरी बात, दोनों अलग अलग एग्जाम है, गेट द सिलेक्शन फर्स्ट। और ये बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा इसको भी बैलेंस करते हैं कि यूपीएससी में अगर आप टॉप 3 पोस्ट को, 4 पोस्ट को हटा दें, जैसे कि आपका आईएएस ऑफिसर हो गए, कलेक्टर बन गए आप, है ना, आईपीएस बन गए, उसके साथ साथ अगर आप आईएफएस में चले गए, रेवेन्यू सर्विसेज में चले गए, दैट इज वेल एंड गुड। बट अभी साथ में है कि एसडीएम है, अभी रवि सर यहाँ पर अभी डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम बनेंगे आगे चलकर, है ना। तो कहीं ना कहीं सर सर पोस्टेड अभी एज अ डिप्टी कलेक्टर ही हुआ है ना। जी। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले बार डिप्टी कलेक्टर थे, आज वो एसडीएम है। कुछ ऐसे भी थे जो नायब तहसीलदार थे, वो अभी आजकल या परसों में तहसीलदार बने। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर आप इस लेडर को समझें, तो आप डिप्टी कलेक्टर से आप कलेक्टर बनोगे थ्रू द प्रमोशन चैनल, एंड उस प्रमोशन चैनल से जब बनोगे तो यू विल बिकम अ कलेक्टर थ्रू 10 ईयर और 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ ग्राउंड लेवल पे। तो ये बहुत बड़ा चीज होता है। और छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रमोटी आईएएस हैं जो प्रमोट होके आए और आज वो कलेक्टर हैं स्टेट के। तो इस तरीके से मत लो कि एग्जाम क्या है, पोस्ट को भी समझिए, आप पहले डिपार्टमेंट को समझिए, दैट टू उसके बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं सपोज कर लो कि आपने यूपीएससी दिया और आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो गया। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लास्ट ईयर रहा मुंगेली का, प्रीतेश सिंह राजपूत जी। ही क्लियर्ड यूपीएससी, बट शायद तक वो अभी भी स्टेट पीसीएस में ही है, क्योंकि वो डिप्टी कलेक्टर है ऑलरेडी, तो उन्होंने इस पे ही अपने आप को होल्ड करके रखा। तो चीजों को थोड़ा सा समझना है कि हम बहुत अर्ली हो जाते हैं, क्विकली जंप कर जाते हैं कि ये होगा वो होगा, बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखोगे, रवि सर एग्री करेंगे इस चीज से, क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड पे हैं, कि इन चीजों को समझे बिना हमें नहीं जाना चाहिए। जी सर, आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इस पे। अब मैं बेसिकली जैसे आपने बात की ना, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है अपने, आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके अलावा आईआरएस वगैरह, इनका जो आप फील्ड एक्सपोजर देखेंगे तो ठीक है, मतलब इनका तो नॉन टू ऑल है। उसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, जैसे आपने ऑर्डिनेंस का बताया, या और बहुत सारी सर्विसेज है, नो डाउट वो ग्रुप ए सर्विसेज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। बट वहाँ जो एक्सपोजर है कहीं ना कहीं, अदर देन उसके, आप अगर स्टेट में डिप्टी कलेक्टर बनते हैं या कोई और सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, पर्टिकुलरली मैं डिप्टी कलेक्टर का बात करूंगा, तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है उसके कंपैरिजन में। तो आप जैसा सर ने बताया, इमीडिएटली जंप ना कर जाइए आप, थोड़ा रुक जाइए, चर्चा कर लीजिए। और सर्विसेज की जैसे बात कही, तो यहाँ पे मुझे लगता है ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा स्कोप है, वर्क नेचर ज्यादा डायनेमिक है। तो कहीं ना कहीं मतलब नॉट बैड एक्चुअली, मतलब काफी अच्छी सर्विसेज हैं यहाँ पे भी, स्टेट में भी। कृष्ण जी, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी सर, एक्चुअली सर्विसेज की बात करी तो डेफिनेटली मैं तो मतलब बताया कि बाहर छोड़ के मैं आया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपके काम से, आपके फील्ड से, है ना। और अभी जस्ट मैंने 2 वीक पहले ये सर्विस ज्वाइन करी है, एडीटी ग्रुप में। तो एक्सपोजर तो बहुत है, आप ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक्सपोजर वाइज डेफिनेटली अच्छा है। बट मुझे लगता है कि अगर किसी का चॉइस है कि किसी, मतलब आपका चॉइस और आपकी हॉबी कहाँ अलाइन करती है, तो आप वहां जा सकते हैं। हर कोई मतलब
डिप्टी कलेक्टर या फिर एडीटी नहीं बन सकता, या फिर हर कोई सीजीपीएससी का नहीं कर सकता। लेकिन जिसका अगर फोकस है कि एसएससी लेवल के एग्जाम है, या फिर एस क्या बोलते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उस पर बहुत सारे। जा सकते हैं, है ना। तो अपने आप को ओपन रखें, अपने दिमाग को ओपन रखें, कभी भी क्लोज करेंगे तो प्रॉब्लम जाता है, फिर आप कुंठित होते हो कि ये नहीं मिल रहा है। आप अपने आप को मतलब जज करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और इसमें आपके फैमिली मेंबर भी आपको गाइड कर पाएंगे कि यार हाँ, दिस इज द राइट पाथ फॉर यू, या फिर जो भी है। तो एक सोच समझ के एक दिन रुके, है ना, अच्छे से 1-2 महीने सोचें कि क्या करना है, देन आप जंप करें। अगर आपने जंप कर लिया है अगर सिविल सर्विसेज में, देन फिर पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है, फिर आप दबा के पढ़िए। और वो जो किसी ने बोला था ना डिस्ट्रैक्शन, अगर आपने अगर आपने सोच के इस फील्ड में कूदे हैं, तो फिर डिस्ट्रैक्शन की कोई बात ही नहीं है, राइट। तो मैं वही बोलूंगा कि सोच समझ के एक बार फैसला लें, और सर्विसेज अच्छी हैं यहाँ पे। तो कट डाउन करोगे तो कुछ? कुछ इश्यू क्या सर, आवाज से भी आ रही है? ना ना ना, कुछ व्हाइट बोर्ड समथिंग हाँ, कुछ रिफ्लेक्ट नया होगा, आ गया, कट करो ना रीप्लेस ऐसे योर कट वर्क करो। प्लेस। आई डोंट नो कहाँ से है, हाँ, चलिए। ओके ओके ठीक। जी। तो सर कुछ कोई, नहीं सर ये बेसिक तो बता आप दें। दोनों से ही क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली चैट पे आया हुआ है। आपने कहाँ ज्वाइन किया था, मेंस टेस्ट ऑनलाइन दिए थे या ऑफलाइन, और क्या फर्क आपने फील किया? और सेकंड एक है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट लग रहा है मुझे भी, ये खासकर छत्तीसगढ़ के अंदर है। आप मेरे को लगता है कि मेरे साथ एग्री करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम कोचिंग कहाँ अवेलेबल है, एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा, ये बाइलिंगुअल क्या होता है? सीजीपीएससी एस्पिरेंट के लिए बाइलिंगुअल क्या होता है, ये मुझे लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं करप्ट सिस्टम के पीछे का कारक है। हम्म। अब जो भी सिस्टम मैं बोलूं, हाउ कैन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट स्टडी इन द हिंदी, और उसके बाद वो ट्रांसलेट करके पढ़ाई करे, और उसके बाद वो नोट्स को बनाए? तो बाइलिंगुअलिटी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आपको मेंस लिखना है तो वहां पर इशू क्रिएट करता है। तो इस पे भी मैं चाह रहा हूँ कि ये बाइलिंगुअल किया जाए कि इंग्लिश किया जाए कि हिंदी किया जाए, एक ये है। और दूसरा है कि आपने कहाँ ज्वाइन किया था, ये पूछा गया है, तो प्लीज वन बाय वन आप एड्रेस करेंगे इसे। रवि सर, मैं एक बार आंसर करता हूँ, फिर आप एड ऑन करिए। वैसे तो आपको पहले करना चाहिए, बिकॉज मैंने नहीं आपको नहीं, मैंने चलो आपको मैंने आपको फॉलो करते हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो देखिए, ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म बिलासपुर आईएएस ने किया है, तो इसका कहीं भी ये पर्पस नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन करिए, बट आपने, आपका प्रश्न डायरेक्ट था कि आपने कहाँ ज्वाइन किया था, राइट। तो 2023 में जो अभी के बाद मैंने रवि सर से अचानक से बात हुई, और हमारी बात होती रहती है, तो मैंने एक दिन पूछा कि सर कहाँ करना चाहिए, क्योंकि मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी, राइट। तो सर्विस ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे ऑनलाइन ही करना था। तो फिर उन्होंने खुद भी करा हुआ था, और उनको बहुत बेनिफिट हुआ था बिकॉज ऑफ जो इनका पैटर्न है एग्जाम का, है ना, टेस्ट सीरीज का। तो मैंने बिलासपुर आईएएस से किया था। तो पहला आंसर ये हुआ। सेकंड जो सर ने बोला बाइलिंगल वाला, तो मुझे लगता है सर, आई डोंट नो कितने कोचिंग इसको अडॉप्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर उनको स्टूडेंट की डिमांड को फुलफिल करना है, तो दे हैव टू गो इन बोथ द लैंग्वेज, है ना, क्योंकि जैसे आपने बताया प्रीलिम्स में तो ऐसा नहीं बोलता सब लिख लेंगे। लेकिन अगर कोई कोचिंग जो है फ्लोरिश होना चाहता है, तो उनको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने आना चाहिए। जैसे आपका मैथ क्लास में आप करते हो ना, कि पहले हिंदी में बता दिए और फिर इंग्लिश में। अब देखो, ये कोई नेसेसरी तो नहीं है, बट ये ना एक इनहेरेंट डिमांड आ गई है छत्तीसगढ़ का। मैं कुछ भी मटेरियल में इंग्लिश में डाल देता हूँ, बिकॉज मेरे सारा मटेरियल इंग्लिश में ही है। तो फिर स्टूडेंट का बार बार क्वेरी आता है, सर ये हिंदी मिल पाएगा क्या? तो रिसेंट टाइम में मैं क्या करता हूँ, टाइम लेता हूँ, यार रुक जा, मैं अगले हफ्ते शेयर करूंगा। फिर मुझे ना, मतलब आई हैव टू यूज सम टूल्स। तो थोड़ा मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, अगर हाँ ठीक ठाक है, तो बाइलिंगुअल बना के देता हूँ, है ना। तो अगेन वही कहना था, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश, कोई एकदम समझ नहीं पा रहा क्या है, तो जो दोनों ही लैंग्वेज में आपको हेल्प कर पाए कोचिंग, है ना। स्पेशली जैसा आपने बताया कि मेंस में तो जरूरी है। जरूरी है भाई। अदरवाइज अदरवाइज क्या है ना, हिंदी वालों को इंग्लिश वर्ड नहीं आता, और इंग्लिश वालों को हिंदी वर्ड नहीं आते। हम लोग अब सबको, यार क्या बोलूं, इतना विद्वान तो नहीं मान सकते ना। मैं खुद, मुझे आपको, आपने खुद महसूस किया है, आप क्लास में आपको हिंदी का वो वर्ड नहीं आता, सेम हाँ, चीज। कभी बार होते, कभी कभी होते तो, और डेफिनेटली 6 इयर्स मैंने लगातार कंटिन्यूसली पढ़ाया है, अब पूरे आप उतने इंग्लिश हैं, कंप्लीटली कमांड होने के बाद तब जाकर वो राइट। इम्प्रूव हुआ है। और तो मेरे डे साथ वन भी से तो वही, हो नहीं सकता। राइट, और मेरे साथ भी वही है, क्योंकि क्या है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका इंग्लिश में पता होना चाहिए, अदरवाइज मैं कुछ बना के तो नहीं लिख दूंगा ना। तो आई वुड से कि अगर आपको क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल मिल पा रहा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छा है, क्योंकि डेडिकेटेड कोई इंग्लिश कोचिंग तो मुझे नहीं दिखती छत्तीसगढ़ में जो नहीं इंग्लिश वालों की यहाँ फुलफिल। इंटरप्ट करो, नहीं मैंने सेपरेट ही रखा हुआ है, मतलब पता है सर हमारे यहाँ आपको? पे इंग्लिश हिंदी दोनों सेपरेट है। अच्छा अच्छा, तो मुझे नहीं पता था, जो क्योंकि मैं रेगुलर भी, बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल सेपरेट है इंग्लिश, तो राइट, उसमें कहीं अब इशू नहीं दैट्स, है। तो फिर ये तो आपका क्या बोलते हैं, तो आप डेमो क्लास देख लीजिए। सेटिस्फाइड हैं तो ले लीजिए, नहीं सेटिस्फाइड हैं देन यू हैव द चॉइस। बट सर बता रहे हैं कि है, बट मुझे बहुत स्कैर्सिटी लगती है यहाँ पे स्टेट में। लोग मोस्टली हिंदी मीडियम है, क्योंकि लोगों को क्राउड चाहिए ना, वो तो क्राउड उनको हिंदी में मिल जाता है।
एक लास्ट क्वेश्चन था सर इसी में, शायद हिंदी क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन रवि, ऑफलाइन। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो वही रवि सर ने जो बताया, देखिए यूज टू हो जाना, मतलब हो जाना अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है, लोकेशन कंस्टेंट है। जैसे मैंने सर का मैथ क्लासेस किया, सारा का सारा मैंने ऑनलाइन किया है ना। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं, बट आपको अपने ऊपर सुटेबिलिटी देखनी है, कौन सा सुटेबल है। ऑनलाइन में फायदा ये है कि मेरे को सर ऑनलाइन क्लासेस भी दे देते थे, रिकॉर्डेड है, मतलब सबको। तो मैं क्या करता था, जब मेरे को ऑफिस से फ्री हुआ तो मैं रिवाइज कर लेता था, मल्टीपल रिवाइज कर सकता था उसको। लेकिन ऑफलाइन के साथ ऐसा नहीं है, आपने सुन लिया फिर दिमाग में बसा तो बसा, कुछ पॉइंट छूट गया तो क्या मतलब है ना। बट वही है कि ऑफलाइन में आपको क्या बोलते हैं, एक टच मिलता है, पर्सनल टच। तो अगर आपको वो चाहिए तो फिर आप ऑफलाइन लीजिए। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको फिर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिलासपुर में रहना है आपको, वहाँ पे जो भी खर्चे हैं। तो टोटली इंडिविजुअल स्टेटस पे डिपेंड करता है, क्या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन। दूसरा है आपके एडॉप्टिबिलिटी पे, आप ऑनलाइन में अडॉप्ट कर पाते हैं अपने आप को, क्वेश्चन को लिखने में, समझने में। देन आप ऑनलाइन जा सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यार समझ में ही नहीं आता, देन तो फिर चारा ही नहीं है ऑफलाइन के अलावा। रवि सर, आप ऐड करिए। हाँ, सारी चीजें लगभग ऐड कर ही दी हैं इन्होंने, बता ही दी है कि वो आपके सुटेबिलिटी पे है, क्या चीज आपको सुटेबल कर है, सुटेबल है आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन जो चीजें बता दी हैं यशवंत जी ने, वही चीजें मैं फिर से कहूंगा तो कोई ज्यादा पॉइंट है नहीं। बाकी ये आपने बाइलिंगुअल का बता ही दिया है कि मतलब मेरा तो मीडियम जो था हिंदी था, तो मुझे ऐसा कोई करना चाहिए। मुझे एक्चुअली टेस्ट सीरीज देना था, वो तो मैंने हिंदी में दिया। क्लासेस तो मैंने रेगुलर क्लासेस कहीं से नहीं की है, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली इसमें होना चाहिए। बट लैंग्वेज हार्डली मैटर्स अगर आपके। इंग्लिश मीडियम में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी है, ऐसा मुझे लगता है स्टेट लेवल पे। स्टैंडर्ड बुक्स का लीजिए या फिर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आप देख लीजिए कि जहाँ कहाँ पर आपको अच्छे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है या कोई अच्छा फैकल्टी या वो मिल रहा है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो सेपरेट इशू हो गया। टेस्ट सीरीज मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था, वो बता ही दिया कि क्योंकि मैं मतलब उस टाइम पे कोरिया में पोस्टेड था, और सेंटर पे आना तो मतलब प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों के अलावा आप तैयारी पे फोकस करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये सब कॉन्स्टेंट्स को आप लेके चलेंगे तो तैयारी कब करेंगे। ये तो सभी के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज रहती है। तो जो आपको बेस्ट सुटेबल है उस वो लेके चलिए, और उस पे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। जैसे इसमें एक पॉइंट बस ऐड करूंगा, फिर पंकज सर आप लेंगे। एक्चुअली जब हम लोग की ट्रेनिंग चल रही थी निमोरा में, जब मैं सासो था उस टाइम, तो चेयरमैन साहब ना एक फीडबैक लिए थे कि यार क्या कारण है कि ये इंग्लिश मीडियम वालों को सिलेक्शन कम होते हैं सीजीपीएससी में। मतलब कुछ लोगों को जो इंग्लिश मीडियम वाले उस टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको बुला के फीडबैक लिया था, नायब तहसीलदार थे। तो उन्होंने कुछ पॉइंट ऐसा रेज करा था कि सर वो मटेरियल का इशू होता है ना, मतलब बेसिकली, चाहे आप बोले छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है वो। तो और दूसरा है जो इवन लोकल मैगजीन जो आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोचिंग का मतलब इंग्लिश में, और मटेरियल का, और सपोर्ट सिस्टम इंग्लिश में नहीं मिल पाता। तो आई डोंट नो, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, या फिर लोग उतना, क्योंकि हर कोई उतना एफर्ट नहीं दे पाता ना कि इंग्लिश हिंदी है उसको ट्रांसलेट करें। मैं खुद बहुत सारी बुक्स का वो स्कैन कर करके ट्रांसलेट करते रहता हूँ। तो थोड़ा पेन मैं समझता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों का। हाँ और जी। ये आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। इसलिए सर आप देखोगे ना, 100 रैंक, मतलब अगर टॉप 100 में, तो आपको इंग्लिश वाले गिने चुने मिलेंगे इस टाइप का है ना। बट दिस इज द हार्ड फैक्ट, ऐसा नहीं है कि जीरो है, बट चैलेंज है तो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ना सर, ये अभी ये चीजें क्या होता है कि बच्चों तक जा नहीं पाई है बहुत सारी चीजें। आई हैव कम्प्लीटली कवर्ड ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, कम्प्लीटली किया हुआ है मैंने। और फर्स्ट टाइम नहीं होता, मुझे 6 इयर्स हो चुके हैं इस चीजों को लेते हुए, तो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम सेपरेटली 6 सेशंस रन किए हैं। लगातार इंग्लिश मीडियम से लास्ट ईयर जैसे गरिमा, उनका रिटर्न मार्क्स सबसे ऊपर में से एक था। सीडीडा कंटिन्यूसली मतलब कंप्लीट एक कोचिंग होता है रेगुलर, वो यहाँ से करके गई। तो इंग्लिश को एड्रेस किया गया है। और इवन आई हैव रिटन सर्टेन बुक्स फॉर छत्तीसगढ़ ऑल्सो। इवन अभी तो काफी कुछ कर दिया है। होपफुली विद इन अ मंथ और टू, जो आपका ट्राइब का, सोशल एस्पेक्ट का, और जो हिस्ट्री वाला एंगल है, उस पर भी मैंने कंटेंट कवर कर रखा है। आई ऑल्सो शेयर विद यू कि आप भी उसमें कुछ इनपुट दें, ताकि उस चीजों को भी हम एड्रेस कर पाए। तो लैंग्वेज इज अ बैरियर वहां पे। लैंग्वेज बैरियर मत लें, आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत इश्यूज था जो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं।
अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से आप बोलोगे इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश पे निकाले तो वो नहीं निकालेगी, सिंपल सी बात इतनी है। तो वो तो हमारे पास अपफ्रंट हिंदी पे ही आएगा। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कैसे इनपुट दे रहे हैं, तो जैसे आप भी थे इस बार, तो हमने काफी कुछ किया इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। तो राइट। अल्टीमेटली है कि उसके बाद हम क्या डिलीवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट करता है। दूसरी बात, जो सिस्टम में आप जा रहे हैं, जिस भी सिस्टम से आप जुड़ रहे हैं, आप किसी से भी जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। आज हमने पहले से इसको थीम भी रखा था, मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि हम कोचिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होंगे। तो आप कहीं भी जुड़ रहे हैं, कैसे भी जुड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये देखो कि आपका, पहली बात तो एग्जाम ओरिएंटेड कितनी पढ़ाई हो रही है। नंबर टू, कंटेंट कितने प्रॉपर तरीके से आपको डिलीवर हो रहा है। थर्ड थिंग कि कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। कंटेंट के पीछे भागना नहीं कि इस बुक से भी पढ़ ले, उससे भी पढ़ ले। एक सही मैनर में आपको चीजें समझा कौन पा रहा है या आप समझ कैसे पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉनसून एक प्रिंसिपल है, मॉनसून की बात करें तो उसमें अब 10 तरह के आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट आपको सबसे सुटेबिलिटी वो समझ आ रहा है कि वो हवा दिखती है कि कहाँ से जा रही, बारिश कैसे हो रही है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो आपको वो पढ़ाई करनी चाहिए। तो एक वो चीजें थी। बाकी लैंग्वेज के लिए हाँ, रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ और, मुझे मेरे को लगता है कि वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो उसको हम, बाकी क्वेश्चंस तो रिपीटेशन ही है। इंडियन जीएस वगैरह जो बुक्स की बात है वो हम उसे कवर कर देंगे आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट पे, और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यशवंत जी भी उसके ऊपर एक कर देंगे, तो राइट। हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। थर्ड थिंग, वी हैव टुगेदर डिस्कस्ड, हम सेशन से पहले डिस्कस किया था हमने। तो एक चीज को हम रखते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप के आपको हम चैनल के हम लिंक्स देंगे बच्चों, जिसको भी शेयर कराया जाएगा। एंड वी थ्री विल टुगेदर गाइड यू फॉर द बेटर फ्यूचर। डेफिनेटली करेंगे, जितना भी उनके पास टाइम होगा दे विल गिव द इनपुट्स, वो बात उन्होंने किया हुआ है। इधर वे राउंड उनके थ्रू मैं कम्युनिकेट करते हुए आपको वो इनपुट्स लेकर आऊंगा आपके सामने। एंड होपफुली अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो मंथ पे या कभी भी, जब भी हमारे पास टाइम अवेलेबल हो, विल मीट टुगेदर, और आपके जो भी फीड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। तो आई जस्ट वांट कि हम इसको क्लोज करें, और उसके पहले एक क्लोजिंग रिमार्क मैं दोनों से ही चाहूंगा, स्पीकर से, देन हम इसे क्लोज करेंगे। रवि सर, आप स्टार्ट करें। अब इसमें सर जो आपने सारी चीजें बताई, लास्ट में जो बात कही ना वो मुझे काफी अच्छी लगी कि हो क्या रहा है, जो एस्पिरेंट्स ऑफ मटेरियल्स के पीछे भाग रहे हैं, एक सब्जेक्ट की 10 किताब पढ़ ले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं से नोट्स भी ले आए, रेफरेंस बुक भी लाए, 2-3 कोचिंग मटेरियल की किताब ले, वो ना करें, उससे समय ही बर्बाद होता है। तो एक दो मैक्सिमम 2 बुक्स एक सब्जेक्ट की, उसको आप क्या बोलते हैं, उससे प्रिपरेशन करिए। जैसे बोलते हैं ना, लेस इज मोर। कम है लेकिन उसको बहुत प्रभावशाली ढंग से आप उसकी तैयारी करिए, उसकी प्रिपरेशन करिए। तो किताबों के पीछे या नोट्स के पीछे बहुत ज्यादा ना भागें, अपना समय बर्बाद ना करें। इसके अलावा सर, कि हम लोग को भी इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चों से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने अभी कुछ एक क्वेश्चंस आए, काफी सवाल के लिए हम प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते। और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि अगर हमें ऐसा अवसर मिला तो हम नहीं नहीं, बिल्कुल। अवसर नहीं, इंटरेक्ट ये कर। तो मेरे लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी होता है कि आप लोग कम से कम यहाँ तो हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, बाकी तो फील्ड में इतने बिजी होते हैं कि शायद समय ना मिल पाए। तो ओवरऑल हम सब एक अच्छे क्राउड के साथ ही यहाँ पर इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो हमारा डेफिनेटली थैंक यू सो मच इसके लिए। हाँ जी। आपने जैसा बताया कि रिस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, हम स्टूडेंट वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस पे काम करना चाह रहे हैं। तो वो हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि जब भी आगे अवसर मिलेगा, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। यशवंत जी, जी सर, तो सर वही दो जो हमने ओवरऑल डिस्कस किया, तो मैं स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि पहला तो ये है कि अपना टारगेट फिक्स करके ना आप कंसिस्टेंट तरीके से काम करें। जो डिस्ट्रैक्शन वाली बात थी वो नहीं होनी चाहिए, मतलब वो डिस्ट्रैक्शन एक प्रश्न आता ही नहीं है अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है ना। डिस्ट्रैक्शन आएगा अगर आप सीरियस सीरियस नहीं है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। अगर सीरियस हैं तो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, वो चलता है, लेकिन मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद दूसरा है, आप हमेशा सिलेबस और जो PYQ है उसको अपना गीता या फिर संविधान मान के चलिए, ठीक है। ये 25 चीजें बहुत सारी आती हैं सर, लोग दौड़ते रहते हैं, ये भी पढ़ लूं क्या, वो भी पढ़ लूं क्या, अरे वो सिलेबस में है तो पढ़ लो, नहीं है तो मत पढ़ो। राइट। और जो रवि सर ने बोला उसको वन लाइन, एक हम लोग कहावतें थी MBA के टाइम कि 10 किताब को एक बार पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए, है ना, दैट विल गिव यू मोर रिजल्ट। तो सोर्स आप अपना एक बार फिक्स कर लीजिए, ठीक है, और उस पर स्टिक करिए, बार बार पढ़िए। सोर्स आपका अच्छा होना चाहिए, मैं मानता हूँ, ये नहीं कि कोई भी सोर्स कर लिए उसको पढ़ रहे हैं। सोर्स एक होलिस्टिक होना चाहिए, जो कि सर अलग से वीडियो में बता चुके हैं, वो बुक यूज करिए, क्योंकि वो हमने क्लास के टाइम डिस्कस भी किया था। वो जो पहले कैसे एग्जाम आता था उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो एग्जाम आ रहे हैं ना, कास्टकार आपने देखा कहाँ बना है, वो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, ऑथेंटिक बुक को लेके बनाया जा रहा है, मतलब क्वेश्चंस को।
तो सर आप उसमें ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं, क्लास में भी आपने बताया था, है ना? तो उनको रेफर करना चाहिए। पूरी लिस्ट है, एक एक क्वेश्चन क्या बताऊं, एक एक बुक बताना पॉसिबल नहीं, लेकिन जो सर ने बताया है उन बुक को फॉलो करिए। उसके अलावा हम लोग रेगुलर सेशन में आते रहेंगे, विल डिस्कस, विल इंटरेक्ट, है ना? तो यही हम, मेरा और रवि सर का था कि भाई रेगुलर जॉब तो चल रहा है। पंकज सर ने बोला कि पॉसिबल है क्या करके, तो बोले कि भाई ठीक है, ये भी एक, दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, है ना? तो हम लोगों ने जितना गाइडेंस कर सकते हैं, जितना हम लोग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम लोग देंगे। और आने वाले टाइम में भी जहां भी पॉसिबल होता है, विल विल कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट यू गाइस। तो विल कम टुगेदर। और ये आपके वेलफेयर के लिए हमने आज एक इनिशिएटिव लिया था और इसको हमने स्टार्ट किया है। एंड इट इज नॉट जस्ट कि कोई इंस्टीट्यूट बेसिस पे ये चीजें हैं। दो हम अलग अलग जगह से लिंक्ड हैं। तो हम वहां से भी आपको हेल्प डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगे, बट दिस थिंग जो आज हमने स्टार्ट किया ये आपके कंप्लीट वेलफेयर के लिए है, गाइडेंस के लिए ही है। एंड इफ वी गेट सम गुड इनपुट्स कि हाँ कहीं और भी कुछ बेहतर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको लेकर जाएंगे। अबाउट द एग्जामिनेशंस, कि बच्चे जो स्कूल लेवल से जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए इवन वी डिस्कस्ड, मैंने यशवंत जी से बात भी किया था कि हम उसके लिए भी ओपन टेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि पेरेंटिंग से लेकर जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे लेकर चलना है, बेसिक एजुकेशन कहाँ से होनी चाहिए, 8th और 9th क्लास का क्या जो रीडिंग हैबिट है उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे लाइफ में, थिंकिंग एबिलिटी कैसे जनरेट करना, से लेकर पीएससी से लेकर इवन यूपीएससी, और अप फ्रंट जब आपको जॉब के लिए है, कुछ आप अगर आप जब जॉब पे जाते हैं उस समय या फील्ड एक्सपीरियंस से कुछ अच्छा पता चलता है। तो वी आर ओपन टू टॉक ऑन रेंज ऑफ इश्यूज, रेंज ऑफ थिंग्स। आप बी वेरी, आप जितने भी बच्चे हैं मैं सबसे पहले बोलूंगा बी वेरी, कि आप इंटरेक्टिव रहो, बी वेरी इंटरेक्टिव, जानने का प्रयास करें। दूसरी बात, आपको हर एक तरह का एक्सपोजर एक्सपीरियंस जो हमारे पास है हम शेयर करेंगे। आप लोगों में से किसी को लगता है कि यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस, हम उसके लिए भी आपको प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड कराएंगे। एंड वी वांट कि एक छत्तीसगढ़ में हम बेटर एजुकेशन सिस्टम और एक बेटर बीइंग बनाकर लेकर जाएं। और जो बच्चे हैं खासकर, वे सी बहुत ज्यादा 20-22 साल में इतने डिप्रेस्ड हो रहे हैं, दुखी हो, क्या क्या मेरे सामने बैठकर रोते हैं कभी कभार, मैंने देखा है कि सर ऐसा नहीं हुआ। तो वी वांट कि ये सब चीजें ना हो, एंड एक अच्छे गाइडेड वे में हम अपने पूरे स्टेट को रन कर पाए, स्टेट को लेकर जा पाए, इवन खासकर जो हमारा यूथ है वो एक सही डायमेंशन पे चले। वी आर वर्किंग ऑन दैट, किसी भी तरीके से हम इसको कर रहे हैं, एंड वी विल डेफिनेटली डू इट टुगेदर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया, स्पेशली रवि सर एंड यशवंत जी, जो आप दोनों यहाँ पर जुड़े और बहुत सारा समय दिया मुझे ऑफ डेज पे भी। तो थैंक यू सो मच। और बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि आप फिर से आएंगे, वो जो प्लेटफॉर्म आज आपके लिए क्रिएट किया गया आप वहाँ पर रहें, डेफिनेटली वहाँ पर हम अपना इनपुट सबको शेयर करेंगे और आगे के सेशंस भी वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।